नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। ये कहानी आपके मनोरंजन और सीख के लिए तैयार की गई है, जिसे हमने बेहद आसान और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत किया है। कहानी के मूल अधिकार इसके असली लेखक के पास है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये शानदार सफर। अध्याय 61, महान पुरस्कार। 7 स्टार्स एक्सरसाइज अब एक नई शक्ति में विकसित हो चुकी थी। डिंग, मेजबान को 7 स्टार डिवाइन बीस्ट एक्सरसाइज 7 स्टार डिवाइन बीस्ट एक्सरसाइज प्राप्त हुई है। लुतियान की आंखें चमक उठीं। हा, क्या गजब का उपहार है। पहली बार उसे वह कौशल मिला था जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। ये तकनीक 7 जानवरों पर आधारित थी और इसके अभ्यास से शरीर की शक्ति राक्षसी स्तर तक बढ़ सकती थी। पहला चरण, मुझे हॉस्टांस चुनना चाहिए, लुतियान ने तय किया। इस तकनीक के 3 पड़ाव थे। डार्क हॉर्स हड्डियों का घनत्व और स्टेमिना एक घोड़े जैसा बढ़ जाता है। गेलवाइंड हॉर्स 5 दिन और 5 रात बिना रुके दौड़ने की शक्ति और हड्डियां धातु जैसी सख्त। हेवनली स्टार स्टैलियन, अक्षय स्टेमिना और अनंत शक्ति। सबसे बड़ी बात यह थी कि इसे बिना किसी विशेष शर्त के एक साधारण इंसान मोर्टल भी कर सकता था। यह तकनीक लुतियान को मार्शल आर्टिस्टों के बराबर खड़ा करने वाली थी। अगला इनाम और भी चौंकाने वाला था। बेसिक एलिमेंटल बुक ऑफ मैजिक। लुतियान की धड़कनें तेज हो गईं। जादू, इस मार्शल आर्ट्स की दुनिया में जादू का होना अजीब था, पर यह हकीकत थी। क्या इसका मतलब है कि मैं एक मेज बन सकता हूँ? मंत्र पढ़ना और आग के गोले छोड़ना, ये बहुत कूल है। उसने 1000 फॉर्चून पॉइंट खर्च कर इसे सीखा। सुकिंग्याओ भी ऊर्जा के इस नए रूप को देखकर दंग रह गईं। लुतियान ने समझा कि जादू के लिए माना की जरूरत होती है, जो आत्मा की ऊर्जा सोल एनर्जी का ही एक विकसित रूप है। इस किताब में 7 तत्व थे: अग्नि, जल, पृथ्वी, बिजली, वायु, प्रकाश और अंधकार। लुतियान ने फायरबॉल का अभ्यास शुरू किया। शुरू में उसका फायरबॉल सिर्फ एक टेनिस बॉल जितना छोटा बना, जो बारबेक्यू जलाने के काम आता। पर गॉड स्पेस में सिमुलेशन की मदद से उसने अपनी गलती पकड़ी। उसे अपनी आत्मा की ऊर्जा को कुशलता से माना में बदलना सीखना था। अगली सुबह 5 बजे लुतियान ने यानरू को जगाया और वे गार्डन में अभ्यास करने लगे। यानरू अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रही थी और लुतियान डार्क हॉर्स के 21 मूव्स का अभ्यास करने लगा। जैसे ही वह 13वें मूव पर पहुंचा, उसका शरीर भारी होने लगा। धिक्कार है, 18वें मूव से आगे बढ़ना नामुमकिन लग रहा है। वह पसीने से नहा गया और घास पर गिर पड़ा, पर उसने हार नहीं मानी। 3 घंटे के कड़े संघर्ष के बाद उसने 19वें मूव तक पहुंचने में सफलता पाई। तभी यानरू ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, मैं उच्च चरण हाई स्टेज के मार्शल प्रशिक्षु स्तर पर पहुंच गई हूँ। लुतियान का चेहरा उतर गया। क्या तुम्हें जलन हो रही है? यानरू ने उसे चिढ़ाया। अगर तुमने मुझे और परेशान किया तो मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगा, लुतियान ने मजाक में कहा। नाश्ते के बाद लुतियान ने बॉडी टेम्परिंग फ्लूइड की नई खेप तैयार की। उसने चालाकी से शुद्ध औषधि को 4 गुना पतला डाइल्यूट कर दिया। इतनी शक्ति भी काफ़ी होगी और इससे बाजार में तहलका भी मच जाएगा। उसने वांग मिंग को बुलाया और उसे लेसर बॉडी टेम्परिंग फ्लूइड पतली औषधि की 22 शीशियां दिखाईं। भाई वांग, ये औषधि शक्ति को 50% बढ़ा सकती है, और यह एक शीशी तुम्हारे लिए है जो विशेष है। वांग मिंग उत्साहित हो गया। भाई लू, तुम वाकई चमत्कार कर रहे हो। मैं इसे अमीर मार्शल परिवारों को बेचूंगा। वांग मिंग के जाने के बाद लुतियान ने घड़ी देखी। समय हो गया है, हमें गवाही के लिए थाने चलना चाहिए। चेनये के खिलाफ युद्ध। लुतियान ने 1 घंटे तक कड़ा अभ्यास किया और फिर नहाने के बाद दोपहर का भोजन किया। वह जिया यानरू की प्रगति देखकर दंग था। वह किसी प्राकृतिक प्रतिभा की तरह मार्शल तकनीकों को सीख रही थी। आखिर सुनहरा अवसर गोल्डन फिंगर तो अपना असर दिखाता ही है, उसने बुदबुदाया। दोपहर में झपकी लेते समय वह गॉड स्पेस में प्रवेश कर गया। ठीक है, अब दिन में 7 स्टार बीस्ट एक्सरसाइज और हिडन ब्लॉसम आर्ट का अभ्यास करूंगा और रात में जादू मैजिक का। उसने गॉड स्पेस में 2 छोटे खंजर डैगर्स प्रकट किए। अचानक उसके हाथ बिजली की गति से हिले और खंजर गायब हो गए। सटाक 2 रोशनी की किरणें हवा को चीरती हुई एक पेड़ के तने में जा धंसी। लुतियान ने सिर हिलाया। सटीक और शांत, असली गुप्त हथियार वही है जो शोर न करे। उसने 5 घंटों तक केवल खंजर और उड़ने वाली सुइयों फ्लाइंग नीडल्स का अभ्यास किया। उसने हिडन स्लीव्स आर्ट भी सीखी, जिससे वह अपने बाथरोब की आस्तीन में पूरी की पूरी छोटी तलवार छिपा सकता था। लेकिन तकनीकें सिर्फ अभ्यास से नहीं सीखी जाती, उनका असली मुकाबला जरूरी है। सिस्टम, चेनये का एक सिमुलेशन तैयार करो। शक्ति, मध्य चरण मार्शल प्रशिक्षु। कौशल, रैपिड थंडरफिस्ट, विंडगिल स्टेप्स और 9 रिवॉल्यूशन नीडल। डिंग, सिमुलेशन शुरू। 300 फॉर्चून पॉइंट की आवश्यकता है। लुतियान के चारों ओर का नज़ारा बदला और वह एक घने जंगल में पहुंच गया। सामने चेनये खड़ा था। लुतियान झाड़ियों के पीछे छिप गया और जैसे ही मौका मिला 2 स्टील के खंजर फेंके। चेनये ने मुड़कर बचने की कोशिश की, पर एक खंजर उसके सीने में जा लगा। लुतियान ने तुरंत हमला बोला। चेनये ने रैपिड थंडरफिस्ट से पलटवार किया, पर लुतियान ने फुर्ती से बचते हुए उसके दूसरे खंजर से उसकी कमर पर वार किया। अंत में लुतियान ने 7 स्टार बीस्ट एक्सरसाइज का एक मूव इस्तेमाल किया, ग्रेट हॉर्स स्टॉम्प। उसका मुक्का चेनये के सीने में लगे खंजर पर पड़ा और उसे और गहराई तक धंसा दिया। चेनये ने खून की उल्टी की और गिर पड़ा। लुतियान ने एक आखिरी खंजर उसके सिर में दे मारा। तो मैं हिडन ब्लॉसम आर्ट से एक मध्य चरण के योद्धा की हत्या कर सकता हूँ।
पर क्या होगा अगर उसके पास उसकी दिव्य आंखें हों? सिस्टम ने दिव्य आंखों के साथ चेनये को दोबारा जीवित किया। इस बार खेल बदल गया। जैसे ही लुतियान ने खंजर फेंके, चेनये ने अपनी एक्सरे शक्ति से उसे झाड़ियों के पीछे ही देख लिया और बिजली की गति से वार किया। चेनये के मुक्कों की बारिश होने लगी। लुतियान ने तुरंत अर्थशील ताबीज अर्थशील टैलिस्मैन अपने सीने पर चिपकाया। एक हल्की रोशनी की ढाल ने हमले को रोक लिया। लुतियान ने पलटवार में अपनी सुइयां दागी, जिससे चेनये का दाहिना हाथ सुन्न हो गया। अंत में लुतियान ने फ्रोजन एरो ताबीज फ्रोजन एरो टैलिस्मैन फेंका, जो हवा में एक बर्फीले तीर में बदलकर चेनये के सीने में जा लगा। फिर एक जोरदार हॉट स्टोम्प और एक फायरबॉल ताबीज ने चेनये का काम तमाम कर दिया। चेनये के पास दिव्य आंखें थीं, पर मेरे पास मेरे रहस्यमयी ताबीज हैं, लुतियान ने संतोष के साथ कहा। उसकी शक्ति अब एक साधारण उच्च चरण के योद्धा को मारने के लिए काफी थी। लुतियान का स्टेटस: शक्ति पावर 250, मोर्टल डेस्टिनी 280/500, फॉर्चून पॉइंट्स 4000। अगले लेवल के लिए 220 डेस्टिनी पॉइंट चाहिए। अब यान शियाओ से कुछ निचोड़ना शुरू करना होगा। वास्तविकता में लौटने पर उसे ली यूलिंग का मैसेज मिला। लुतियान, तुम आज स्कूल क्यों नहीं आए? एग्जाम में सिर्फ एक हफ्ता बचा है। क्या तुम आज शाम मेरे घर आ सकते हो? मेरी एक सहेली को तुम्हारी मदद चाहिए। लुतियान की आंखों में चमक आ गई। उसे एक नए प्लॉट की गंध आ रही थी। ठीक है, मैं शाम को आता हूँ, उसने मैसेज किया। उसने अपना फोन उठाया और यान शियाओ को कॉल लगाया। अरे भाई यान, क्या तुम अभी फ्री हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नायक की बहन को रिझाना। तुम कहाँ हो? लुतियान ने फोन पर पूछा। मैं बस एंटीक मार्केट पुरानी वस्तुओं के बाजार में टहल रहा हूँ, यान शियाओ ने जवाब दिया। एंटीक मार्केट की है। अपनी ताववादी शक्तियों से वह कूड़े के ढेर से बेशकीमती खजाना ढूंढ निकालेगा और फिर उन्हें करोड़ों में बेचेगा, लुतियान ने मन ही मन सोचा। अरे भाई यान, वहाँ बहुत जालसाज होते हैं, संभल कर रहना। वैसे तुम्हारे घर का पता क्या है? मैं भी कुछ एंटीक चीजें खरीदना चाहता हूँ। यान शियाओ ने उसे अपने घर का पता दे दिया और लुतियान अपनी लाल फरारी लेकर सीधे वहां पहुंच गया। वह घर काफी पुराना और जर्जर था। लुतियान ने दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खुला तो लुतियान दंग रह गया। सामने एक बेहद कमजोर और बीमार लड़की बैसाखियों के सहारे खड़ी थी। उसके पीछे एक व्हीलचेयर रखी थी। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि। लुतियान ने उसकी हालत देखकर हड़बड़ी में कहा। कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत है, लड़की मुस्कुराई। उसका चेहरा किसी रेगिस्तान में खिले गुलाब की तरह सुंदर था। मैं यान मिंगजू हूँ। जैसे ही वह मुड़ी, उसकी बैसाखी फिसल गई। लुतियान ने बिजली की गति से उसकी कमर थाम ली। दोनों के चेहरे एक दूसरे के बहुत करीब थे। मिंगजू की धड़कनें तेज हो गईं और वह शर्मा गई। लुतियान ने उसे प्रिंसेस स्टाइल में गोद में उठाया और लिविंग रूम के सोफे पर बिठा दिया। डिंग, यान मिंगजू की अनुकूलता बढ़ी। जोड़ 500 फॉर्चून पॉइंट। अनुकूलता 2 स्टार फ्रेंडली। लुतियान ने 200 पॉइंट खर्च कर उसका स्टेटस देखा। नाम: यान मिंगजू, डेस्टिनी 200। कौशल: वायलिन मास्टर, सील गायिका, सील रूहानी श्रवण, सील। अद्भुत, ये वाकई यान शियाओ की बहन होने के लायक है, लुतियान ने सोचा। मिंगजू ने बताया कि 2 साल पहले एक रहस्यमयी बीमारी मैरो इलनेस के कारण उसके दोनों पैर लकवाग्रस्त हो गए थे। दादी की मौत के बाद यान शियाओ ने उसकी खातिर अपनी पढ़ाई छोड़कर छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया था। जूनियर सिस्टर, क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगी? लुतियान ने अचानक प्रस्ताव दिया। मिंगजू चौंक गई। वह किसी पिंजरे में बंद पक्षी की तरह आज़ादी के लिए तरस रही थी। उसने लुतियान की मुस्कुराती आंखों में देखा और सिर हिला दिया। लुतियान ने उसे फिर से गोद में उठाया और अपनी फरारी में बिठाया। ये कार तुम्हारी है। मिंगजू की आंखें फटी की फटी रह गई। लुतियान उसे शहर की सैर पर ले गया। उसने उसे फिश कबाब खिलाए और आइसक्रीम दिलाई। मिंगजू के चेहरे पर वह खुशी थी जो पिछले 2 सालों से गायब थी। ब्रदर लू, क्या आप मुझसे मिलने अक्सर आएंगे? उसने मासूमियत से पूछा। बिल्कुल आऊंगा, लुतियान ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा। जब वे घर वापस पहुंचे तो यान शियाओ दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। अपनी बहन को एक अजनबी के साथ बाहर देख उसका चेहरा उतर गया। मिंगजू, तुम बाहर गई थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अरे भाई, मैं ठीक हूँ। ब्रदर लू ने मेरा बहुत ख्याल रखा। घर में बंद रहकर मेरा दम घुटता है, मिंगजू ने झुंझलाते हुए जवाब दिया। यान शियाओ कुछ कहना चाहता था, पर लुतियान ने उसे टोक दिया। भाई यान, वह बीमार है, पर उसे ताज़ा हवा और धूप की भी जरूरत है। आप उसे हमेशा घर में कैद नहीं रख सकते। डिंग, मिंगजू की यान शियाओ के प्रति अनुकूलता घटी। यान शियाओ का डेस्टिनी पॉइंट -20। मेजबान को जोड़ 400 फॉर्चून पॉइंट। यान शियाओ चुप हो गया और अपना बैग खोला। खैर, मैंने एंटीक मार्केट से कुछ चीजें खरीदी हैं। देखो ब्रदर लू, ये काफी सस्ते में मिली। लुतियान की आंखें बैग में रखे उन खजानों पर टिक गई जिन्हें यान शियाओ कूड़ा समझ कर लाया था, पर वे असल में बेशकीमती थे। यान मिंगजू की उम्मीद। ये तांग राजवंश की पेंटिंग है, ए डे इन कोर्ट। आप शाही दरबार को दर्शाने वाली इस अद्भुत कलाकृति को देख सकते हैं। यह एक चीनी मिट्टी का फूलदान है। मुझे लगता है कि यह मिंग राजवंश का असली रोरिंग टाइगर फूलदान है। रही बात इस पेंडेंट की, मुझे नहीं पता ये क्या है, पर इसके अंदर का पत्थर कीमती लग रहा है। लुतियान ने अपनी भाग्य की आंखें सक्रिय की। 2 वस्तुएं नीली रोशनी छोड़ रही थीं, जबकि वह पेंडेंट हल्की बैंगनी रोशनी में चमक रहा था। लुतियान समझ गया कि यान शियाओ के पास भले ही ऐतिहासिक ज्ञान हो, पर असली खजाना वह पेंडेंट ही है। भाई यान, आप इन प्राचीन वस्तुओं के बारे में काफी कुछ जानते हैं, लुतियान ने प्रशंसा करते हुए कहा। मैं खाली समय में इतिहास की किताबें पढ़ता हूँ।
आप कह सकते हैं कि यह ज्ञान और किस्मत का मेल है, यान शियाओ ने जवाब दिया। लुतियान ने सिर हिलाया। किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। आज के दौर की नकल इमिटेशन तकनीक बहुत उन्नत है। ये पेंटिंग, अगर आप ध्यान से देखें तो रंग फीके पड़ रहे हैं। और यह फूलदान, इसे सीधे मिंग राजवंश से जोड़ना जल्दबाजी होगी। लुतियान ने जानबूझकर यान शियाओ के आत्मविश्वास पर चोट की ताकि वह कम कीमत पर मान जाए। तो आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप इन्हें नहीं खरीदेंगे? यान शियाओ का चेहरा उतर गया। मैं इन्हें खरीदूंगा। मैं तुम्हें इन सब के लिए 2 लाख युआन दूंगा। क्या 2 लाख? भाई, क्या आप पागल हो गए हैं? मिंगजू चिल्लाए। एक पुराने फूलदान और पेंटिंग के लिए 2 लाख? ये तो दिनदहाड़े डकैती है। मिंगजू, ये चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, यान शियाओ ने उसे समझाया। लुतियान ने तुरंत पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। शियाओ की आंखें चमक उठीं। शुक्रिया भाई लू, आप बहुत उदार हैं। भाई यान, ये तो कुछ भी नहीं है। पर मैं सोच रहा था कि मिंगजू के इलाज के लिए आप क्या करेंगे? यान शियाओ की मुस्कान गायब हो गई। सर्जरी के लिए अभी भी 1 और मिलियन 10 लाख की ज़रूरत है। चिंता मत करो मिंगजू, जल्द ही तुम पहले की तरह चल पाओगी। भाई यान, अगर मैं कहूँ कि मैं जूनियर सिस्टर का इलाज कर सकता हूँ, क्या? भाई बहन दोनों सन रह गए। मेरा मतलब है, मेरे पास एक तरीका है। मिंगजू फिर से एक सामान्य लड़की की तरह चल पाएगी। यान शियाओ ने लुतियान के हाथ पकड़ लिए। उसका शरीर उम्मीद से कांप रहा था। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर तुम मिंगजू को ठीक कर दो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। बस उसे बचा लो। ठीक है, पर बाद में तुम्हें मेरे लिए कुछ काम करना होगा। डिंग, यान शियाओ ने आपको मिंगजू को ठीक करने का मौका दिया। प्लॉट बदल गया। यान शियाओ का डेस्टिनी पॉइंट -20। मेजबान को जोड़ 2 डेस्टिनी और 400 फॉर्चून पॉइंट मिले। लुतियान ने मिंगजू के सिर पर हाथ रखा। जूनियर सिस्टर, अब तुम्हें घर में बंद रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिंगजू का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसका दिल किसी छोटे हिरन की तरह धड़कने लगा। लुतियान के सौम्य स्वर ने उसके दिमाग में हलचल मचा दी थी। ये कैसी अजीब भावना है? क्या ये? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वापस लौटते समय वांग मिंग का फोन आया। भाई लू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वह दवा एक चमत्कार है। मैं 1 साल बाद आखिरकार चरम चरण पीक स्टेज पर पहुँच गया हूँ। मेरे दादाजी आपसे फिर से मिलना चाहते हैं। लुतियान मुस्कुराया कि हे, मेरी योजना सही चल रही है। अब मैं बॉडी टेम्परिंग फ्लूइड बेचकर करोड़ों कमा सकता हूँ। शाम हो चुकी थी। उसने ली यूलिंग को फ़ोन लगाया। सिस्टर ली, अपना पता बताओ, मैं आ रहा हूँ। लुतियान ये जानने के लिए उत्सुक था कि वहाँ कौन सा नया प्लॉट उसका इंतजार कर रहा है। ली यूलिंग के पिता एक फार्मास्यूटिकल फर्म के मालिक हैं। हालांकि यह वांग मिंग के परिवार जितनी बड़ी नहीं है, पर ग्रीनलीफ सिटी में इसका काफ़ी नाम है। लुतियान जब यूलिंग के घर पहुंचा तो दरवाज़ा उसकी माँ युनजिंग ने खोला। युनजिंग अपनी उम्र से कहीं ज्यादा जवान दिखती थी, जिसे देखकर लुतियान ने अपनी चापलूसी शुरू कर दी। अरे, आप यूलिंग की बड़ी बहन हैं क्या? युनजिंग शर्मा गईं। लुतियान ने उपहार में उन्हें ग्रीन आईपीओजेड दिया, जिसकी कीमत 2 लाख युआन से अधिक थी। लुतियान की दरियादिली और बातों ने यूलिंग की माँ का दिल जीत लिया। जब यूलिंग लुतियान को अपने कमरे की ओर ले जा रही थी तो दरवाज़ा अचानक अंदर से खुला। लुतियान अपना संतुलन खो बैठा और सीधे अंदर खड़ी एक लड़की से जा टकराया। उसका सिर 2 बेहद नर्म पहाड़ों के बीच दब गया। बहुत छू लिया, एक मीठी पर तीखी आवाज आई। लुतियान हड़बड़ा कर पीछे हटा। सामने मू यूनयुन खड़ी थी। वह यूलिंग से कहीं ज्यादा बोल्ड और आकर्षक थी। उसने ब्लैक टॉप और रेड मिनी स्कर्ट पहनी थी। लुतियान ने मन ही मन तुलना की, इसके खरगोश तो यूलिंग से भी बड़े हैं। मू यूनयुन काफी बेबाक थी। जब उसने लुतियान से पूछा कि क्या उसे छूना पसंद आया तो लुतियान ने भी हार नहीं मानी। सिस्टर मू का दिल वाकई बहुत बड़ा और कोमल है, तभी तो उन्होंने मुझे डांटा नहीं। मू यूनयुन उसकी निडरता देखकर दंग रह गई। डिंग, मू यूनयुन की अनुकूलता बढ़ी। जोड़ 200 फॉर्चून पॉइंट। बातों के दौरान लुतियान को पता चला कि मू यूनयुन युआन मेडिसिन हॉल के चेयरमैन की बेटी है। उसने अपनी समस्या बताई। मेरे पिता ने मेरे लिए एक बॉडीगार्ड रखा है, कसू फैंग। वह एक जोंक की तरह मेरे पीछे पड़ा रहता है। मुझे उससे नफरत है। लुतियान ने खिड़की से बाहर देखा। उसकी भाग्य की आंखों ने बाहर अंधेरे में एक सुनहरा प्रकाश देखा। उसने एक्स-रे विजन का उपयोग किया तो उसे एक युवक की आकृति दिखी जो छिपकर निगरानी कर रहा था। लुतियान ने 1000 फॉर्चून पॉइंट खर्च कर उस नए नायक का स्टेटस चेक किया। नाम कसू फैंग। डेस्टिनी 700 बहुत ज्यादा। शक्ति पावर 1000 निम्न चरण मार्शल मास्टर। गोल्डन फिंगर फ्लावर बॉडीगार्ड सिस्टम। कौशल 5 फेज फिस्ट सुपर ह्यूमन स्टेमिना रेसिंग किंग इमरजेंसी ट्रीटमेंट। लुतियान का चेहरा उतर गया। धिक्कार है, ये तो सिस्टम वाला नायक है। इसकी सुरक्षा कवच प्लॉट आर्मर तो बहुत मजबूत है। अभी यह शुरुआती स्तर पर है और पहले ही मार्शल मास्टर बन चुका है। मू यूनयुन का स्टेटस। नाम मू यूनयुन डेस्टिनी 270। कौशल चार्म लव 1 मास्टर ऑफ ट्रिग्स मैकेनिक लव 3 रेसिंग लव 2। लुतियान समझ गया कि यह सुपर बॉडीगार्ड और सुंदरियों वाला प्लॉट है। कसू फैंग अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने और रईसजादों को धूल चटाने आया है। पर लुतियान उसे इतनी आसानी से अपना खेल नहीं खेलने देगा। पोल, लुतियान की वजिनिटी कौन लेगा? जियायानरू लिनरोक्सी। लुतियान कसू फैंग के प्लॉट को आसानी से समझ सकता था। ली यूलिंग और मू यूनयुन के परिवार फार्मास्यूटिकल क्षेत्र से हैं, एक आधुनिक चिकित्सा में और दूसरा पारंपरिक में। बचपन से ही वे बहनों की तरह रही हैं।
मू यूनयून एक जिद्दी लड़की है जिसने अपने पिता द्वारा भेजे गए हर बॉडीगार्ड को भगा दिया था। तो कसू फैंग असाधारण कौशल वाला एक युवा बॉडीगार्ड है ना? लू तियान ने पूछा। मू यूनयून ने सिर हिलाया। और तुम चाहती हो कि मैं उससे निपटूं? पर क्यों? वह तो अपना काम बखूबी कर रहा है, लेकिन वह एक जोंक की तरह मुझसे चिपका रहता है। मेरा दम घुटता है। यूनयून ने आह भरी। लू तियान, तुम मेरी मदद करो। तुम जो चाहोगे मैं वो दूंगी। लू तियान हंसा। मुझे पैसे की कमी नहीं है। पर ठीक है, सिस्टर ली यूलिंग कह रही हैं तो मैं कोशिश करूंगा। पर मेरी एक शर्त है, मैं कसू फैंग से जो भी कहूं तुम्हें उसमें मेरा साथ देना होगा। कसू फैंग बाहर पहरा दे रहा था। लू तियान के इशारे पर मू यूनयून ने खिड़की से एक गिलास बाहर फेंका। धपाक। कौन है वहां? यूनयून ने चिल्लाने का नाटक किया। धिक्कार है। कसू फैंग, तुम वहां क्या कर रहे हो? कसू फैंग बेचारा ऑरेंज जूस में भीगा हुआ सामने आया। यूनयून, मैं बस तुम्हारी सुरक्षा कर रहा था। यूनयून, क्या तुम अपनी मालकिन को ऐसे बुलाते हो? कोई तमीज नहीं है, लू तियान ने बीच में टोकते हुए कहा, जिससे कसू फैंग भड़क गया। इन्हें मिस मू बुलाओ। यूलिंग की मां युनजिंग को अचानक एक मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ा। अब घर में सिर्फ ये चारों थे। लू तियान ने कसू फैंग को आराम करने के लिए गेस्ट रूम भेज दिया ताकि वह उसे रास्ते से हटा सके। अब खाने का क्या करें? बाहर से ऑर्डर करें? यूलिंग ने पूछा। ऑर्डर क्यों? जब मैं यहाँ हूँ तो मैं खाना बनाऊंगा, लू तियान ने आत्मविश्वास से कहा। मू यूनयून ने उसे चुनौती दी और कुछ कठिन डिशेज के नाम गिना दिए, स्वीडन एंड सावर पोर्क रिब्स, लोट्स टोफू सूप और स्पाइस नूडल्स। जैसे ही लू तियान किचन में गया, कसू फैंग भी कपड़े बदल कर आ गया। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। मेरा खाना बड़े बड़े होटलों के शेफ जैसा होता है, उसने गर्व से कहा। लू तियान समझ गया कि कसू फैंग का सिस्टम उसे कुकिंग के जरिए लड़कियों को प्रभावित करने का मिशन दे रहा है। उसने मू यूनयून को इशारा किया। ब्रदर कसू, आप बॉडीगार्ड हैं, बावर्ची नहीं। आप जाकर अपना काम कीजिए या कमरे में बैठिए, यूनयून ने उसे डांट कर भगा दिया। डिंग। कसू फैंग को उसके सिस्टम मिशन में विफल करने के लिए जोर 4 डेस्टिनी और 800 फॉर्चून पॉइंट मिले। लू तियान ने किचन में अपनी कला दिखाना शुरू किया। गॉड स्पेस में खंजर चलाने के अभ्यास ने उसके चाकू कौशल नाइफ स्किल्स को इतना बढ़ा दिया था कि वह सब्जियों को सिकाडक के पंखों की तरह पतला काट रहा था। ही है सिस्टम। कसू फैंग का फ्लावर बॉडीगार्ड सिस्टम तो बड़ा खतरनाक है। मेरा सिस्टम वर्ल्ड लॉ से लड़ने में ही थक जाता है, लू तियान ने मजाक में सू किंग्याओ से कहा। चिंता मत करो लू तियान, तुम भाग्य के स्वामी हो। उसके सामने कोई सिर नहीं उठा सकता, किंग्याओ ने पीछे से उसे गले लगाते हुए कहा। लू तियान ने तेजी से पैन चलाया। कुछ ही देर में उसने 2 गर्मा गर्म बाउल यूलिंग और यूनयून के सामने रखे। लीजिए देवियों, पहली डिश तैयार है। यहाँ आती है पहली डिश, 5 स्पाइस नूडल्स विद फ्राइड चिकन। लू तियान ने लड़कियों के सामने 2 कटोरे रखे और वापस किचन की ओर भागा। नूडल्स से उठती भाप और मसालों की खुशबू ने ली यूलिंग और मू यूनयून की नाक में हलचल मचा दी। इसकी खुशबू तो कमाल की है, मू यूनयून बुदबुदाई। पर उसने यूलिंग की ओर देखते हुए सिर हिलाया। पर स्वाद अलग हो सकता है ना? उसने इसे बहुत जल्दी तैयार किया है। तुम्हें इसे खाना शुरू करना चाहिए। हे भगवान, ये बहुत स्वादिष्ट है। ली यूलिंग की चॉपस्टिक्स बिजली की तरह चलीं। मू यूनयून ने संदेह के साथ एक निवाला लिया और दंग रह गई। वह अपनी गरिमा भूलकर जल्दी जल्दी खाने लगी। ब्रदर लू, क्या मुझे एक और सर्विंग मिल सकती है? मू यूनयून की कामुक आवाज ने लू तियान को सेहरा दिया। ये लड़की वाकई एक कुदरती लोमड़ी विक्सन है। काश जिया यानरू मुझे ऐसे बुलाती। मेरे और कसू फैंग के लिए सिर्फ 2 सर्विंग बची हैं, तुम लोगों के लिए और नहीं है, लू तियान ने कहा। क्या नहीं, कसू फैंग को देने की क्या जरूरत है? वह मुझे दे दो, मू यूनयून ने विरोध किया। लू तियान ने उसे अगले डिशेज का लालच देकर शांत कराया। जब स्वीट एंड सावर पोर्क रिब्स मेज पर आए तो लड़कियों के चेहरे खिल उठे। यूलिंग ने तो प्लेट तक चाट ली। खट्टा मीठा एकदम संतुलित है। लू तियान, तुम जादूगर हो। लू तियान ने शरारत से मू यूनयून की ओर देखा। चूंकि तुमने चोरी से 2 अतिरिक्त रिब्स खाए हैं तो तुम्हें भुगतान पेमेंट करना होगा। क्या मतलब? यूनयून ने घबराकर पूछा। एक किस? लू तियान ने मांग की। अगर तुम मुझे किस करती हो तो मैं कल कसू फैंग के लिए मुसीबत खड़ी करने में तुम्हारी मदद करूंगा। मू यूनयून ने दांत पीसते हुए लू तियान की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह उसे चूमने वाली थी, लू तियान फुर्ती से किनारे हट गया। इसे किसी और दिन के लिए रखते हैं। तुम गुस्से में और भी सुंदर लगती हो, सिस्टर मू। डिंग। मू यूनयून की अनुकूलता बढ़ी। जोड़ 200 फॉर्चून पॉइंट। डिंग। ली यूलिंग की अनुकूलता बढ़ी। जोड़ 200 फॉर्चून पॉइंट। पार्टी खत्म होने के बाद लू तियान जाने ही वाला था कि उसकी भाग्य की आंखों ने मू यूनयून के चारों ओर गहरा लाल धुआं देखा। कयामत आने वाली थी। वह सोफे पर बैठ गया और अपनी पूरी ऊर्जा एनर्जी लगाकर स्वप्न दिव्य दर्शन शुरू किया। यूलिंग का घर, मू यूनयून, कसू फैंग, रात 10:30 खतरा। उसके दिमाग में धुंधली तस्वीरें उभरी, एक काली सेडान कार और कुछ हथियारबंद लुटेरे। लू तियान ने आंखें खोलीं, वह पसीने से तरबतर था। पानी, उसने थकी हुई आवाज में कहा। उसने कसू फैंग के अगले प्लॉट को भांप लिया था। कसू फैंग के सिस्टम ने उसे हीरो बनने का मौका देने के लिए एक खतरा पैदा किया होगा। बाहर निकलते ही लू तियान ने पुलिस को फोन लगाया। हेलो, मैं एक संदिग्ध काली सेडान की रिपोर्ट करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि इसमें वही लुटेरे हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले नॉर्थ ब्लॉक के विला पर हमला किया था। उधर कसू फैंग भूखा प्यासा किचन में पहुंचा। उसका सुपर शेफ मिशन फेल हो चुका था और सिस्टम ने उसका कौशल वापस छीन लिया था।
जब उसने बर्तन खोले तो उसे सिर्फ एक हड्डी, कुछ नूडल्स के टुकड़े और आधा चम्मच सूप मिला। जैसे ही उसने वह बचा कुचा खाना खाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। धिक्कार है, यह इतना स्वादिष्ट क्यों है? अब मेरी भूख 10 गुना बढ़ गई है। मेरा भाग्य इतना खराब क्यों है? कसू फैंग गुस्से और भूख से लगभग बेहोश होने वाला था। लुतियान बहुत खुश था क्योंकि पुलिस ने उसकी सूचना को गंभीरता से लिया था। उसने अपनी फरारी चलाते हुए देखा कि पौश इलाके में पुलिस की गश्त बढ़ गई है। ही है, आज रात मू यूनयुन और यूलिंग पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी और कसू फैंग को हीरो बनने का मौका नहीं मिलेगा। घर पहुंचकर लुतियान ने जिया यानरू के कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और यानरू सामने थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों पर चश्मा था और उसने बैंगनी रंग की पारदर्शी नाइटी लॉन्जरे पहनी थी। लुतियान की आंखें उसकी देह पर जम गईं। कामुक कहीं के, आते ही गंदा सोचना शुरू कर दिया। यानरू ने मुस्कुराते हुए उसे डांटा। उसने बताया कि उसका उपन्यास अब काफी लोकप्रिय हो रहा है और उसे ढेर सारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं। लुतियान ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। यानरू उसके गोद में बैठ गई और दोनों के बीच प्यार भरी बातें होने लगीं। लुतियान ने अपना लैपटॉप निकाला और यानरू को एक विशेष मुद्रा में बिस्तर पर लेटने को कहा। 1 घंटे की मेहनत के बाद उसने एक डिजिटल पोर्ट्रेट तैयार किया, एक शक्तिशाली सीईओ लू और एक सुंदर प्रोफेसर युआ, उन दोनों की समानता वाले किरदार। ये हमारी किताब का नया कवर होगा, लुतियान ने समझाया। यानरू का दिल इस तोहफे से पिघल गया। डिंग, जिया यानरू की अनुकूलता बढ़ी। जोड़ 400 फॉर्चून पॉइंट। अगले ही पल लुतियान ने उसे बिस्तर पर पटका और उसे चूमने लगा। यानरू ने उसके शरीर में आए बदलाव को महसूस किया। तुम पहले से ज्यादा मजबूत मस्क्यूलर हो गए हो। जैसे ही माहौल और गर्म हुआ, यानरू ने उसे रोक दिया। लुतियान, अपना वादा याद है ना? हम अभी वो नहीं कर सकते। लुतियान ने एक लंबी सांस ली। खुद को रोकना बहुत मुश्किल है, पर उसने हार नहीं मानी। उसने यानरू के नाइटी के ऊपर के हिस्से को नीचे सरकाया और उसके सफ़ेद खरगोश ब्रेस्ट्स बाहर आ गए। उसने अपनी समर रेन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उन्हें सहलाना और चूमना शुरू किया। यानरू की आहें और चीखें कमरे में गूंजने लगीं। अंत में लुतियान की उंगलियों की गति और उसके प्यार ने यानरू को चरम सुख क्लाइमैक्स तक पहुंचा दिया। यानरू पसीने से तर बिस्तर पर लेटी हाँफ रही थी। लुतियान खड़ा हुआ, उसकी पैंट में एक विशाल तंबू टेंट साफ दिख रहा था। यानरू ने उसे चिढ़ाया, देखो तो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। आज नहीं, लुतियान ने सिर हिलाया। अगर मैंने अभी अपनी प्यास बुझाई तो मैं रात को साधना नहीं कर पाऊंगा। जब लुतियान गार्डन में गया तो सिस्टम पैनल चमका। डिंग, लुटेरों को रोककर कसू फैंग के प्लॉट को बाधित करने के लिए जोड़ 2 शून्य डेस्टिनी और 400 फॉर्चून पॉइंट मिले। लुतियान ने एन्चेंटेड बॉडी टेम्परिंग फ्लूइड पिया और 7 स्टार डिवाइन बीस्ट एक्सरसाइज शुरू की। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3, 5वें चक्कर तक पहुंचते ही उसकी हड्डियों में असहनीय दर्द हुआ, जैसे कोई उन्हें तोड़ रहा हो। पर उसने दांत पीसकर 7 चक्कर पूरे किए। मैंने डार्क हॉर्स स्टेज हासिल कर ली है। उसने गर्व से महसूस किया। उसकी हड्डियां अब पहले से कहीं ज्यादा घनी और मजबूत हो चुकी थीं। इसके बाद उसने सुबह होने तक स्नेक स्टांस का अभ्यास किया। उधर कसू फैंग के लिए रात किसी नरक से कम नहीं थी। उसका सिस्टम बार बार कह रहा था कि हमला होने वाला है, पर पुलिस की मौजूदगी के कारण कुछ नहीं हुआ। अंत में एक मैसेज आया, बीप, मिशन एरर, अप्रत्याशित घटना के कारण मिशन रद्द किया जाता है, कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे। कसू फैंग अपना सिर पकड़कर बैठ गया। कैसा घटिया सिस्टम है ये। क्षिया परिवार और लुतियान ने मेरी नींद हराम कर दी और मिला कुछ नहीं। उसने गुस्से में रसोई में बचा कुचा खाना खाया, जिससे उसकी भूख और बढ़ गई। लुतियान संतुष्ट था क्योंकि उसने स्नेक स्टांस के पहले चरण, सरप्राइज चरण, सर्पेंट किंग स्टेज को हासिल कर लिया था। डार्क हॉर्स चरण के बाद उसकी लंबाई भी 6 सेमी बढ़ गई थी। जहां हॉर्स स्टांस हड्डियों को मजबूत बनाता है, वहीं स्नेक स्टांस नसों टेंडेंस में जान फूंक देता है, जिससे शरीर एक सांप की तरह लचीला और फुर्तीला हो जाता है। ये हमला सिर्फ अभ्यास के लिए नहीं है, यह एक घातक हथियार है, विषैला सर्प प्रहार, वेनेमस सर्पेंट स्ट्राइक। लुतियान ने अपनी उंगलियों के पोरों से पास के पेड़ पर प्रहार किया। धपाक, पेड़ के तने पर 3 गहरे निशान पड़ गए। उसकी शक्ति अब 500 अंक तक पहुंच चुकी थी, जो एक मध्य चरण मिडिल स्टेज के मार्शल प्रशिक्षु से कहीं अधिक थी। अगली सुबह लुतियान ने अपनी साधना का अगला पड़ाव शुरू किया, जादू। उसने गॉड स्पेस में स्वर्ग की वेदी, ऑल्टर ऑफ हेवन का उपयोग कर सोल नर्चरिंग आर्ट और बेसिक माना एब्जॉर्प्शन को मिलाकर एक नई तकनीक बनाई, सत्य ऊर्जा शोधन कला, ट्रू एनर्जी रिफाइनिंग आर्ट। इस तकनीक के माध्यम से लुतियान ने अपने आसपास के माना कणों को महसूस किया। उसने मंत्र पढ़ा, फायर बॉल। लुतियान के हाथों के बीच एक बास्केटबॉल के आकार का आग का गोला बना। उसने उसे एक छोटे पेड़ पर फेंका। धमाका, पेड़ का तना पूरी तरह झुलस गया। हाँ, मैंने कर दिखाया। हालांकि उसे मंत्र पढ़ने में 30 सेकंड का समय लगा, जो युद्ध के मैदान में बहुत ज्यादा था, पर लुतियान खुश था कि वह इस दुनिया का पहला असली जादूगर बन गया है। सुबह वह हवा की गति से दौड़ता हुआ पर्पल स्टार अकेडमी पहुंचा। उसकी शारीरिक शक्ति अब एक विश्व स्तरीय एथलीट से भी अधिक थी। स्कूल गेट पर मू यूनयुन और ली यूलिंग अपनी बेंटले कार से उतरी। अरे भाई लू, तुम पसीने से तरबतर क्यों हो? क्या तुम यहाँ तक दौड़कर आए हो? मू यूनयुन ने मुस्कुराते हुए पूछा। यह एक कसरत है, लुतियान ने जवाब दिया। तभी एक और लग्जरी कार रुकी और लेई कसू लेजू नाम का एक युवक हाथ में गुलाब लेकर मू यूनयुन की ओर बढ़ा। यूनयुन, तुम्हारे वापस आने की खुशी में ये फूल तुम्हारे लिए। मू यूनयुन ने शरारत से उसकी ओर देखा।
लेई कसू, क्या तुम अभी भी अपनी उस गैंग के लीडर हो? दरअसल मेरे पिता ने मेरे पीछे एक नया बॉडीगार्ड कसू फैंक लगा दिया है। वह बहुत बेशर्म है। क्या तुम्हारी गैंग मुझे उससे छुटकारा दिला सकती है? लेई कसू ने अपना सीना चौड़ा किया। बिल्कुल, यंग मास्टर लेई और उसकी गैंग के सामने कोई नहीं टिक सकता। उसे मैं देख लूंगा। लुतियान ने ये सब देखा और मन ही मन मुस्कुराया। उसे पता था कि कसू फैंग के लिए यह अपनी शक्ति दिखाने का एक और सुनहरा मौका बनने वाला है। बेचारा लेई कसू, वह सिर्फ कसू फैंग के लिए एक सीढ़ी बनने वाला है। फैक्ट #1, क्या आप जानते हैं कि लुतियान अपनी वजिनिटी अध्याय 82 में खोने वाला है? स्पॉइलर के लिए बाद में शुक्रिया कहना। यहाँ कथानक को समझना बहुत आसान था। चूंकि मू यूनयुन ने इन गुंडों को काम पर रखा था, इसलिए लेई कसू और उसकी गैंग कसू फैंग के लिए मुसीबत खड़ी करेंगे। उसके बाद कसू फैंग अपनी ताकत से उन्हें कुचल देगा और मू यूनयुन और ली यूलिंग की नज़रों में हीरो बन जाएगा। तो तुम उसके हाथ तोड़ना चाहते हो, या पैर, या? लेई कसू ने एक कुटिल मुस्कान के साथ पूछा। नहीं, तुम्हें बस उसे स्कूल के अंदर आने से रोकना है। चूंकि वह यहाँ का छात्र नहीं है, वह कैंपस में नहीं घुस सकता, लुतियान ने बीच में टोकते हुए कहा। लेई कसू ने लुतियान को घूरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लुतियान ने मुस्कुराते हुए लेई कसू के कंधे पर हाथ रखा और अपनी विशेष शक्ति बेविचिंग गेज सम्मोहक दृष्टि का उपयोग किया। लेई कसू को अचानक अपने पीछे एक डरावनी रूह का एहसास हुआ और वह थर-थर कांपने लगा। ठीक है भाई लू, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। मू यूनयुन हैरान थी कि लुतियान ने उस बिगड़ल लेई कसू को इतनी आसानी से कैसे पालतू बना लिया। जल्द ही कसू फैंग स्कूल गेट पर पहुंचा। लेई कसू और उसकी गैंग ने उसे रोक लिया। नियम होते हैं, तुम अंदर नहीं जा सकते। लुतियान ने भी वहां पहुंचकर आग में घी डाला। कसू फैंग लाचार था, वह जबरदस्ती नहीं कर सकता था वरना हंगामा खड़ा हो जाता। लेई कसू उसे पास के एक कैफे में ले गया ताकि वह मू यूनयुन से दूर रहे। लुतियान मन ही मन हंसा, पर जैसे ही वह कॉरिडोर में चला, उसकी भाग्य की आंखें सक्रिय हो गईं। पूरा स्कूल पीले और लाल रंग की किरणों से घिरा हुआ था, भयानक खतरे का संकेत। धिक्कार है, ये नायक सच में मनहूसियत के धूमकेतु होते हैं। लुतियान ने अनुमान लगाया कि या तो अपहरण हाईजैकिंग होने वाला है या फिर कोई भयानक आग लगने वाली है। चूंकि पूरा स्कूल प्रभावित था, इसलिए यह एक अग्नि दुर्घटना फायर एक्सीडेंट की हो सकती थी। तभी धमाका, निचली मंजिल पर एक जोरदार विस्फोट हुआ जिससे पूरी इमारत हिल गई। धुएं का काला बादल छा गया। लुतियान उस समय लिन रॉक्सी के केबिन में था। क्या हुआ? ये धमाका कैसा? रॉक्सी घबरा गई। बस दौड़ो, पीछे मुड़कर मत देखो। लुतियान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे इमरजेंसी लिफ्ट की ओर धकेला। तभी अनाउंसमेंट गूंजी कि किचन में आग लग गई है और वह वेंटिलेशन शाफ्ट के जरिए तेजी से फैल रही है। लुतियान भागते हुए अपनी क्लास की ओर गया, पर वहां यूलिंग और यूनयुन नहीं थी। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग किया और देखा कि निचली मंजिल पर गुलाबी किरण एक नायिकाओं का संकेत खतरे में है। वह सीढ़ियों से नीचे कूदा। पहली मंजिल नर्क बन चुकी थी। बचाओ, ली यूलिंग की आवाज़ एक कमरे से आई। लुतियान ने आग बुझाने वाले यंत्र का उपयोग किया और दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसा। उसने यूलिंग और अन्य छात्रों को बाहर निकाला और उन्हें सुरक्षित रास्ता दिखाया। रुको, मू यूनयुन कहाँ है? यूलिंग अचानक चिल्लाई। वह तो कैंटीन में स्नैक्स खरीदने गई थी। लुतियान का चेहरा गुस्से और तनाव से तंग गया। कैंटीन आग के केंद्र के सबसे करीब थी। लुतियान एक हताशा भरी हंसी हंसे बिना नहीं रह सका। वाकई, नायिका हीरोइन का मतलब मुसीबत होता है। यूलिंग, तुम चिंता मत करो, बस उस रास्ते पर जाओ जो मैंने बताया है। लुतियान ने सिर हिलाया और धधकती लपटों के बीच कूद गया। डरो मत, मैं उसे सुरक्षित वापस लाऊंगा। ली यूलिंग की आंखों में आंसू थे, पर वह अपने दोस्तों को लेकर सुरक्षित रास्ते की ओर बढ़ गई। लुतियान की आकृति लपटों में ओझल हो गई। लुतियान अपनी भाग्य की आंखों का लगातार उपयोग कर रहा था ताकि कम खतरनाक रास्ता चुन सके। घने धुएं और तपिश में सांस लेना मुश्किल था, पर वह डटा रहा। जैसे ही वह कैंटीन के पास पहुंचा, उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने अपनी एक्स-रे विजन का उपयोग किया। उसे मू यूनयुन एक कोने में बेहोश पड़ी दिखाई दी। विस्फोट के कारण बाहर निकलने के रास्ते बंद हो गए थे और वह धुएं से घिर गई थी। लुतियान ने उसे अपनी बाहों में उठाया, तभी एक जलता हुआ बीम छत से गिरा और रास्ता ब्लॉक कर दिया। मू यूनयुन ने धीरे से आंखें खोलीं। ब्रदर लू, तुम जाओ, मुझे छोड़ दो। लुतियान ने हार नहीं मानी। उसने हवा में हाथ घुमाया और वाटर बॉल मंत्र का उच्चारण किया। पानी का एक गोला उसके हाथ में बना जिसे उसने आग पर फेंका। वह जानता था कि एक छोटा गोला आग नहीं बुझा सकता, पर उसने खुद को और यूनयुन को पूरी तरह गीला कर लिया। उसने अपना कोट यूनयुन पर लपेटा और उसे गोद में उठाकर आग की दीवार के पार एक पागलपन भरी दौड़ लगा दी। उसका शरीर भट्टी की तरह तप रहा था। लपटों ने उसकी त्वचा को छुआ, पर उसकी हौज और स्नैक साधना के कारण उसकी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत थीं। वह किसी तीर की तरह मलबे को चीरते हुए बाहर निकल आया। बाहर खड़ी भीड़ चिल्ला उठी, देखो, कोई बाहर आया है। लुतियान ने यूनयुन को जमीन पर लेटाया और उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट्स दबाए। फिर उसने अपना सिर नीचे झुकाया और उसके होठों को चूम लिया। ली यूलिंग ये देखकर सन रह गई, पर फिर उसे एहसास हुआ कि लुतियान उसे कृत्रिम श्वसन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे रहा है। यूनयुन ने खांसते हुए आंखें खोलीं और जब उसने लुतियान को इतना करीब देखा तो वह शर्म से लाल हो गई और उसे धक्का दे दिया। तभी भीड़ को चीरते हुए कसू फैंग अंदर आया। मिस मू, क्या आप ठीक हैं? तुम्हें क्या लगता है मैं जिंदा हूँ? तुम कैसे बॉडीगार्ड हो? जब मेरी जान खतरे में थी तब तुम कहाँ मर गए थे? यूनयुन का गुस्सा फूट पड़ा। मिस, यह मेरी गलती नहीं है। स्कूल के गार्ड्स ने मुझे अंदर नहीं आने दिया।
कसू फैंग ने लेई कसू को मन ही मन कोसा। बकवास, पता नहीं पिताजी ने तुम्हें क्यों रखा। बस इंतजार करो, मैं उन्हें कहकर तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। यूनयून चिल्लाए। फिर उसने लू तियान की ओर मुड़कर कहा, और तुम मेरा फायदा उठाकर खुश हो? मैं तो तुम्हारी जान बचा रहा था, लू तियान ने साफ चेहरे के साथ जवाब दिया। कसू फैंग गुस्से में लू तियान की ओर बढ़ा। तुमने मिस मू के साथ क्या किया? क्यों, तुम लड़ना चाहते हो? लू तियान ने उपहास किया, हालांकि उसका दिल धड़क रहा था क्योंकि वह जानता था कि कसू फैंग एक मार्शल मास्टर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लू तियान को धमकाने की? यूनयून कसू फैंग पर बरसी। उसने मेरा किस लिया क्योंकि मैंने उसे अनुमति दी थी। तुम दफा हो जाओ यहाँ से। कसू फैंग का चेहरा ऐसा हो गया जैसे उसने कोई मक्खी निगल ली हो। उधर लू तियान ने मौका देखकर मुंह यूनयून को अपनी ओर खींचा और बिजली की गति से उसे फिर से चूम लिया। यूनयून हक्की बक्की रह गई। लू तियान, तुम आग में झोंकने लायक हो। यूनयून चिल्लाई, पर फिर वह हंस पड़ी। लू तियान ने उसे विदा किया और कसू फैंग को पीछे छोड़ दिया। डिंग, मुंह यूनयून की अनुकूलता बढ़ी। जोड़ 20 डेस्टिनी और 400 फॉर्चून पॉइंट मिले। डिंग, कसू फैंग की मानसिकता टूट गई। -50 डेस्टिनी पॉइंट। लू तियान को जोड़ 50 डेस्टिनी और 1000 फॉर्चून पॉइंट मिले। लू तियान ने चालाकी से कसू फैंग का फोन मांगा और उसमें एक मालवेयर अपलोड कर दिया। अब कसू फैंग की हर लोकेशन और कॉल उसके कब्जे में थी। तभी उसे लिन रोक्सी दिखी। वह छात्रों की मदद कर रही थी। लू तियान ने उसे गले लगा लिया। सिस्टर लिन, तुम सुरक्षित हो, शुक्र है। रोक्सी शर्मा गई। लू तियान ने उसके कान में फुसफुसाया, क्या मैं आज शाम मसाज देने के लिए आपके घर आ सकता हूँ? रोक्सी ने धीरे से सिर हिलाकर हाँ कह दिया। तभी वांग मिंग का फोन आया। भाई लू, तुम ठीक तो हो? मैंने सुना स्कूल में आग लग गई। वैसे तुमने जो 6 दवाइयाँ दी थीं उनका क्या हुआ, ये तो सुन लो। भाई लू, मैंने औषधि की वे 6 खुराकें पहले ही बेच दी हैं। 6 में से 2 लोगों का स्तर बढ़ गया है और बाकी 4 की मार्शल शक्ति में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। वांग मिंग की आवाज़ फ़ोन पर उत्साह से भर उठी थी। तुमने उन्हें कितने में बेचा? लू तियान ने पूछा। एक हिस्सा 3 मिलियन 30 लाख में। कुल 18 मिलियन युआन 18 करोड़ मिले हैं। मैं पैसे तुम्हें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, 4 मिलियन तुम रख लो जो मेरा तुम पर उधार था, लू तियान ने उदारता दिखाते हुए कहा। वांग मिंग ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। लू तियान ने उसे ग्रीनलीफ सिटी के सभी प्रभावशाली परिवारों के युवा स्वामियों को 2 घंटे के भीतर जेड पूल होटल में बुलाने का निर्देश दिया। वह बड़े स्तर पर बॉडी टेम्परिंग फ्लूइड का कारोबार शुरू करने वाला था। होटल जाने से पहले लू तियान अपने विला पहुंचा। जिया यानरूप ने जब उसके कंधे पर आग के जले हुए निशान देखे तो वह परेशान हो गई। लू तियान ने उसे आश्वासन दिया और गार्डन में साधना करने बैठ गया। अगर मुझे अपनी जादुई शक्ति मैजिक बढ़ानी है तो मुझे माना स्टार्स बनाने होंगे। पर क्यों न मैं अपने दांतियान डैंशन का उपयोग माना स्टोर करने के लिए करूं? यह एक बेहद जोखिम भरा विचार था। एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए दांतियान खोलना खतरनाक होता है, पर लू तियान के पास कृषि दिव्य सुई कला थी। उसने अपने शरीर पर 35 सुइयां लगाईं और सत्य ऊर्जा शोधन कला का उपयोग कर आसपास के माना को अपने दांतियान में खींचना शुरू किया। धमाका धमाका, लू तियान का शरीर कांप उठा। उसे लगा जैसे उसके पेट में कोई भंवर वॉटेक्स बन गया हो। तभी उसके दांतियान में माना एक बहुरंगी जड़ मल्टीकलर रूट के रूप में जम गया। डिंग, ऊर्जा 100 अंक बढ़ी। कुल ऊर्जा 300। अद्भुत, अब मेरा फायरबॉल पहले से कहीं बड़ा है और मैं इसे 6 बार लगातार इस्तेमाल कर सकता हूं, उसने संतोष के साथ महसूस किया। 2 घंटे बाद लू तियान शानदार सूट पहनकर अपनी फरारी से जेड पूल होटल पहुंचा। वहां ग्रीनलीफ सिटी के रईसजादों की भीड़ थी। लू तियान ने अपनी भाग्य की आंखों से देखा, अधिकतर लोग औषधि को लेकर उत्साहित थे, पर कुछ के मन में पीली रोशनी, लालच और गद्दारी चमक रही थी। देवियों और सज्जनों, यहाँ आने के लिए शुक्रिया, लू तियान ने मन से घोषणा की। आप सब मिरेकल मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं। वांग मिंग इसका जीता जागता प्रमाण है, जो उच्च चरण से चरम चरण पर पहुंच गया है। भीड़ में हलचल मच गई। गुयांग आयरन फिस्ट डोजो का वारिस ने पूछा, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है? लू तियान ने मुस्कुराते हुए स्पष्ट किया, ये पूरी तरह सुरक्षित है, पर इसके नियम है, एक खुराक के बाद 7 दिन का अंतराल जरूरी है, और हर बार स्तर बढ़ाने के लिए आपको खुराक की मात्रा दोगुनी करनी होगी। उसने घोषणा की कि वह हर महीने सिर्फ 30 खुराकें बेचेगा। रईस परिवारों में होड़ मच गई। कोई 15 मिलियन देने को तैयार था तो कोई 20 मिलियन। लू तियान ने तय किया कि वह इनकी नीलामी ऑक्शन करेगा। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, मायोंग ब्लैक शार्क ग्रुप का सदस्य लू तियान के पास आया। मिस्टर लू, क्या आप हमारे साथ मिलकर इस औषधि का उत्पादन करेंगे? लू तियान ने उसे देखा। उसकी आंखों में चमकती पीली रोशनी साफ कह रही थी कि वह सहयोग नहीं बल्कि औषधि का फॉर्मूला चुराना चाहता था। लू तियान के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। सहयोग की है, देखते हैं। मुझे डर है कि मुझे आपको निराश करना होगा। इस औषधि का शोधन पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में है, लू तियान ने शांत स्वर में कहा। मुझे लगता है कि चूंकि तुमने इतनी बड़ी घोषणा की है तो तुम्हारे पास औषधि का अच्छा भंडार होगा, मायोंग ने कुटिलता से हंसते हुए कहा। दौलत हमेशा ताकतवरों के पास रहती है। बॉडी टेम्परिंग फ्लूइड की सबको जरूरत है, पर तुम बहुत कम बेच रहे हो। मुझे संदेह है कि तुम अकेले यह फैसला लेने के काबिल हो या नहीं। लू तियान ने मायोंग को ऐसे देखा जैसे वह किसी बुद्धिहीन जानवर को देख रहा हो। तो तुम्हारा प्रस्ताव क्या है? चलो लड़ते हैं। अगर तुम में ताकत है तो तुम जो चाहो वो करो, लेकिन अगर तुम हार गए तो
ऐसी चीज पर तुम्हारा एकाधिकार नहीं होना चाहिए, मायोंग ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा। पफफ्ट, हा, लू तियान अपना पेट पकड़कर हंस पड़ा। हा, सीधे कहो कि तुम इस दवा के लालची हो। ताकत हमेशा दौलत के साथ चलती है, ये सच है। लुतियान ने अपना शरीर तनाया। मैं बस एक छोटी सी बात साफ करना चाहता हूँ। अगर कोई मुझसे लड़ना चाहता है तो अभी सामने आ जाए। वांग मिंग ने उपहास किया, पर वह भी लुतियान की ताकत देखना चाहता था। मायोंग ने अपनी जैकेट उतारी, उसके कंधे पर एक खूंखार काली शार्क का टैटू चमक रहा था। नाम मायोंग, शक्ति 450, उच्च चरण मार्शल प्रशिक्षु, डेस्टिनी 50। मैं तुम्हारे साथ जाती नहीं करूंगा। मैं तुम्हें 3 बार मूव्स की बढ़त देता हूँ। आओ देखते हैं तुम में कितनी जान है, लुतियान ने उकसाया। लुतियान बिजली की गति से आगे बढ़ा। मायोंग चौंक गया और बचने की कोशिश की। कहाँ जा रहे हो? सरप्राइज मुष्टि, सर्पेंट किंग्स फिस्ट। लुतियान के दोनों मुंह के कोबरा की तरह निकले और सीधे मायोंग की छाती पर लगे। मायोंग दर्द से चिल्लाते हुए पीछे जा गिरा। अरे, उन 3 वारों की बढ़त का क्या हुआ? लुतियान ने मजाक उड़ाया। गुस्से में मायोंग ने अपने कांसे फाड़ पंजा ब्रॉन्ज स्टेयरिंग क्लॉथ से हमला किया, पर लुतियान ने हवा की तरह झुककर खुद को बचा लिया। फिर उसने अपनी उंगलियों से मायोंग के कंधे पर प्रहार किया, विशैला सर प्रहार, वेनेमस सर्पेंट फिंगर। मायोंग का शरीर पत्थर की तरह जम गया। ये कौन सा काला जादू है? वह चिल्लाया। काला जादू नहीं, ये बस पुरानी मार्शल आर्ट है। लुतियान ने कंधे उचकाए। अब इसे झेलो, डार्क हॉर्स के 100 प्रहार, 100 स्टॉम्प ऑफ डार्क हॉर्स। लुतियान के मुंह के बारिश की तरह मायोंग पर बरसने लगे। अंत में एक जोरदार घुटने के प्रहार ने मायोंग का जबड़ा तोड़ दिया और वह मरे हुए चूहे की तरह ढेर हो गया। भीड़ थर थर कांपने लगी। लुतियान ने मुस्कुराते हुए कहा, हेवन सीक्रेट टावर, हेवन सीक्रेट टावर। हम आसमान के रहस्यों को भी देख सकते हैं। तो अगर किसी के मन में अभी भी गंदे विचार हैं तो बस उम्मीद करना कि आपका कोई राज बाहर न आ जाए। वांग मिंग हैरान था। लुतियान ने बिना किसी आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी के एक उच्च चरण के योद्धा को हरा दिया था। अब एक छोटा सा काम, लुतियान ने घोषणा की। क्या कोई पश्चिमी प्रांत के क्षिया परिवार, क्षिया फैमिली को जानता है? एक युवक आगे आया और उसने पुष्टि की। लुतियान की मुस्कान और गहरी हो गई। मेरा अनुरोध है, क्षिया परिवार को कुचल दो। उन्हें दया की भीख मांगने पर मजबूर कर दो। जो सबसे ज्यादा योगदान देगा उसे बॉडी टेम्परिंग फ्लूइड की 2 खुराकें मुफ्त मिलेंगी। भीड़ में पागलपन सवार हो गया। कोई उनके ऑर्डर्स रोकने को तैयार था तो कोई उन पर कानूनी जाल बिछाने को। लुतियान ने उन्हें शांत किया, उन्हें बस निराशा का एहसास कराओ। बाद में लुतियान वांग परिवार के हवेली पहुंचा और दादाजी वांग हुई के साथ दोपहर का भोजन किया। सुना है तुमने जेड पूल होटल में तहलका मचा दिया। तो क्या तुम वांग परिवार को कुछ विशेष लाभ दे सकते हो? वांग हुई ने पूछा। मैं सुन रहा हूँ, लुतियान ने मांस का टुकड़ा चबाते हुए कहा। मुझे हर महीने 10 खुराकें चाहिए। बदले में तुम अपनी शर्तें बताओ। वांग हुई ने सीधे मुद्दे की बात की। लुतियान ने मुस्कुराते हुए अपनी पहली शर्त रखी। सबसे पहले मुझे एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी चाहिए, बिल्कुल वांग परिवार के स्काई ग्रुप जैसी। और ये तो बस शुरुआत है। क्या भाई लू, तुम हमारा स्काई ग्रुप चाहते हो? वांग मिंग के हाथ से चम्मच गिरते गिरते बचा। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी चीज क्यों छीनूंगा? मैंने कहा कि मुझे स्काई ग्रुप जैसी एक कंपनी चाहिए, स्काई ग्रुप नहीं, लुतियान ने स्पष्ट किया। और मेरी दूसरी मांग है 50 प्रशिक्षित मार्शल प्रशिक्षु, मार्शल अप्रेंटिसेस जो सिर्फ मेरे प्रति वफादार होंगे। वांग कबीले का उनसे कोई लेना देना नहीं होगा। दादाजी वांग हुई सोच में पड़ गए। 50 योद्धा और एक पूरी कंपनी, इसमें 100 मिलियन युआन से ज्यादा का खर्च आएगा। हमें इसमें क्या फायदा? लुतियान मुस्कुराया। फायदा, मैं आपके कबीले के 2 चरण पीक स्टेज के योद्धाओं को मार्शल मास्टर बनने में मदद करूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। वांग हुई की धड़कनें तेज हो गईं। क्या तुम सच कह रहे हो? लुतियान के हाँ कहते ही वांग हुई खड़े हो गए। सौदा पक्का, कंपनी की लिस्ट और आदमी तुम्हें कल तक मिल जाएंगे। लुतियान ने मन ही मन सोचा, एक बार मेरे अधीन आने के बाद वे या तो वफादार रहेंगे या गद्दार बनकर मरेंगे। जाते समय लुतियान की नज़र एक काले पत्थर पर पड़ी, वही उल्कापिंड मीटेराइट जो नीलामी में बिका था। उसके शरीर के माना ने उस पत्थर के प्रति प्रतिक्रिया दी। वांग मिंग ने उसे वह पत्थर मुफ्त में दे दिया। घर पहुंचकर लुतियान ने गार्डन में 7 स्टार डिवाइन बीस्ट एक्सरसाइज और ट्रू एनर्जी रिफाइनिंग आर्ट का एक साथ अभ्यास किया। इस बार उसने मंकी स्टांस को चुना। इसका पहला चरण था नशे में धुत वानर, ड्रंकन एप। इस अवस्था में शरीर बेतरतीब ढंग से हिलता है, पर उसमें एक गहरा संतुलन होता है। सिर्फ 5 घंटों में उसने इस चरण को सिद्ध कर लिया। डिंग, लुतियान का स्टेटस, शक्ति 500, मोर्टल, डेस्टिनी 480/500, क्लास अपोथेकरी लव 2। लुतियान ने महसूस किया कि उसकी अपोथेकरी क्लास लेवल 2 पर पहुंच गई है, जिससे दवा बनाने की सटीकता 20% बढ़ गई थी। अगले लेवल के लिए उसे 3 प्रकार की दवाएं बनाने में महारत हासिल करनी थी। वह बॉडी टेम्परिंग फ्लूइड और रिकवरी पोशन पहले ही बना चुका था। उसे बस एक और औषधि चाहिए थी। उसने अपनी भाग्य की आंखों से गार्डन की खुदाई की और उसे यिन अर्थ ग्रास मिली। उसने औषधीय रिकॉर्ड्स खंगाले और एक नुस्खा चुना, नरिशिंग यिन ऑयल। ये तेल महिलाओं के शरीर को फिर से जवान और सुंदर बना सकता था। ये त्वचा में चमक लाता है और शरीर की संवेदनशीलता सेंसिटिविटी बढ़ाता है। वह गॉड स्पेस में गया और कॉस्मिक रिफाइनिंग कॉल्ड्रोन में अपनी नई माना शक्ति के साथ इसे बनाना शुरू किया। तुम यहाँ आते ही काम में जुट जाते हो।
लगता है अब तुम्हें अपनी बड़ी बहन सू से प्यार नहीं रहा, सू किंग्याओ ने पीछे से चुटकी ली। सिस्टर किंग्याओ, मैं आपके लिए ही तो कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, लू तियान ने हंसते हुए कहा। उसने जड़ी बूटियों का सत्व निकाला और अंत में यिन अर्थ ग्रास मिलाए। जल्द ही कॉल्ड्रोन से एक मनमोहक खुशबू उठी, जैसे कोई परफ्यूम की दुकान हो। कॉल्ड्रोन में एक हल्का जैतून जैसा दिखने वाला तेल तैयार था। लू तियान ने मुस्कुराते हुए उस तेल की शीशी देखी। उसे पता था कि यह तेल लिन रोक्सी और जिया यानरू जैसी सुंदरियों के लिए एक बेशकीमती तोहफा होगा। लू तियान ने नर्चरिंग यिन ऑयल बनाने का अभ्यास तो कर लिया था, पर वह जानता था कि बिना सिल्वर बोन ग्रास के वह इसे वास्तविकता में नहीं बना पाएगा। सिस्टर सू, जादू मैजिक के बारे में आपका क्या ख्याल है? लू तियान ने पूछा। सू किंग्याओ ने गहराई से विचार किया। इतने समय तुम्हारे साथ अध्ययन करने के बाद मुझे लगता है कि जादू और अमर तकनीकें इमॉर्टल आर्ट्स अलग नहीं हैं। जादू में तुम बाहरी तत्वों एलिमेंट्स को मैजिक सील के जरिए नियंत्रित करते हो, जबकि अमर कलाओं में तुम्हारी चीख खुद उन तत्वों में बदल जाती है। लू तियान के दिमाग में बिजली कौंधी। मैजिक सील यानी ताबीज के निशान, रून्स। उसने गॉड स्पेस में कई ताबीज बनाए और उनके निशानों को गौर से देखा। उसे एहसास हुआ कि अग्नि, जल, वायु, इन सब के पीछे बुनियादी रून्स छिपे हैं। उसने एक नया प्रयोग किया। इस बार उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, बल्कि माना से सीधे एक अग्नि रूट, फायर रूट बनाया। अचानक उसके हाथों से एक ड्रैगन की सांस जैसी भीषण आग निकली। धिक्कार है, ये तो कमाल है। लू तियान खुशी से उछल पड़ा। उसे अब मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं थी, वह सीधे निशानों से जादू कर सकता था। उसने खुशी में सू किंग्याओ को गले लगा लिया। सिस्टर, आप वाकई मेरी लकी चार्म हैं। लू तियान ने गॉड स्पेस का माहौल बदल दिया। आसमान के सितारे किसी प्राचीन गैलेक्सी की तरह चमकने लगे। एक विशाल चंद्रमा अपनी शीतल चांदी जैसी रोशनी बिखेरने लगा। एक हल्की गर्म हवा बहने लगी। सिस्टर सू, अपने कपड़े उतारिए। क्या अब तुम खुद को रोक नहीं पा रहे? किंग्याओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं आपको अपने नए यिन ऑयल से मसाज देना चाहता हूँ। आप इतना तैरती रहती हैं, थक गई होंगी, लू तियान ने मासूमियत से कहा। लू तियान ने चुटकी बजाई और पास में एक हल्का भाप वाला गर्म पानी का कुंड स्टीम बाथ बन गया। सू किंग्याओ के कपड़े धीरे धीरे गिरे और वह नग्न अवस्था में कुंड में उतरी। उसकी त्वचा जैब की तरह चिकनी थी और उसकी सुडौल देह चांदनी में चमक रही थी। लू तियान ने तेल लिया और अपनी समर रेन मसाज तकनीक शुरू की। जैसे ही उसके हाथ किंग्याओ की पीठ और जांघों पर फिरे, उसकी आहें गूंजने लगीं। थोड़ा और जोर से, लू तियान ने शरारत में उसके कूल्हों पर हल्के थप्पड़ स्पैंक लगाए। चटाक, किंग्याओ सिहर उठी। लू तियान, तुम क्या कर रहे हो? सिस्टर, इतना बेहतरीन बदन देखकर हाथ खुद ब खुद चल जाते हैं, लू तियान हंसा। उसने किंग्याओ को सीधा लिटाया और उसके वक्षों की मालिश शुरू की। दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं था। लू तियान उसकी देह का रसास्वादन कर रहा था। जब वह उसके करीब आया तो उसकी उत्तेजना किंग्याओ के जांघों से टकराने लगी। सिस्टर, अगर आप ऐसे ही मुझे अपनी ओर खींचती रहीं तो मैं अपना वादा भूल जाऊंगा। किंग्याओ ने उसे अपनी ओर खींचा और उसका सिर अपने सीने पर रख लिया। लू तियान, तुम्हें पता है न, अगर तुम हुक्म दो तो मैं मना नहीं करूंगी। लू तियान शांत हो गया। उसने किंग्याओ का हाथ थामा और सितारों को देखते हुए एक कविता पढ़ी। हान राजवंश के सम्राट वूती की रचना। शरद हवा चलती है, सफेद बादल उड़ते हैं, ग्रेटर दैन घास सूखती है, पक्षी दक्षिण को जाते हैं। ग्रेटर दैन मैं अपनी प्रियतमा को याद करता हूँ, जिसे भुला नहीं सकता। ग्रेटर दैन जवानी के साल कितने कम हैं, बुढ़ापा कितना तय है। किंग्याओ ये सुनकर दंग रह गई। लू तियान ने नरमी से कहा, जब तक आप मेरे साथ हैं मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। मैं एक दिन आपका दिल जीतकर ही आपको पूरी तरह अपना बनाऊंगा। बदमाश लड़के, तुमने पूरा माहौल भावुक कर दिया। किंग्याओ हंसी, पर उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। दोनों एक दूसरे को चूमते हुए उस हल्के पानी में लौटने लगे। लू तियान ने कसम खाए, एक दिन मैं आपको इस गॉड स्पेस की जेल से बाहर ले जाऊंगा और वास्तविक दुनिया में अपने साथ रखूंगा। उम्मीद है कि तुम ये जल्द करोगे, किंग्याओ ने उसे गले लगाते हुए कहा। गॉड स्पेस में जो कुछ भी हुआ वह एक सपने जैसा था, लेकिन वास्तविकता में केवल कुछ ही मिनट बीते थे। लू तियान ने अपने तंबू पैंट में उभार को शांत करने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने मुड़कर देखा, जिया यानरू उसे तिरस्कार भरी नजरों से घूर रही थी। मुझे लगा तुम साधना कर रहे हो, पर तुम तो अपनी कामुक कल्पनाओं में खोए हुए थे, यानरू ने कटाक्ष किया। लू तियान ने हड़बड़ी में सफाई दी, पर उसकी शारीरिक स्थिति उसके झूठ का साथ नहीं दे रही थी। यानरू ने बताया कि लू तियान के बनाए कवर आर्ट की वजह से उसके उपन्यास की लोकप्रियता आसमान छू रही है। तभी लू तियान को ब्लैक बेलीड मू यूनयून का फोन आया। ब्रदर लू, आज रात तैयार रहना, हम टाइगर माउंटेन स्ट्रीट रेस में जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा। लू तियान समझ गया कि कसू फैंक बॉडीगार्ड वहां अपनी रेसिंग स्किल्स दिखाने वाला है। उसने मू यूनयून को चिढ़ाया कि उसे जान बचाने और चूमने के बदले एक सीफूड डिनर खिलाना होगा। अकेले होने पर लू तियान ने अपना लैपटॉप खोला। उसने कसू फैंग के फोन में जो जासूसी सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर डाला था, उसने अपना काम कर दिया था। लू तियान ने कसू फैंग की अपने ससुर मू यूनयून के पिता के साथ हुई बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। अद्भुत, तो मू यूनयून कसू फैंग की मंगेतर फियोंसी है और उसे इस बात का पता तक नहीं है, लू तियान बुदबुदाया। उसने ये भी जाना कि कसू फैंग किसी बड़े कसू परिवार की शाखा से है और उसका अतीत काफी दुखद है। लू तियान ने कसू मिंग वांग मिंग का दोस्त और कसू परिवार का सदस्य को फोन लगाया। कसू मिंग ने बताया कि कसू फैंग एक मामूली शाखा का सदस्य था जिसे उसने 1 महीने पहले पीटकर नदी में फिंकवा दिया था। मुझे लगा वह मर गया।
कसू मिंग चिल्लाया। लुतियान ने मुस्कुराते हुए कहा, वह जिंदा है और बदला लेने आ रहा है। मैं तुम्हें उसे खत्म करने का एक मौका दूंगा। शाम को लुतियान किराने का सामान लेने बाहर निकला। तभी उसे अपनी पड़ोसी ऑफिसर काइनिंगक्सुए काइनिंगजू जॉगिंग करती हुई दिखी। उसने टाइट स्पोर्ट्स ब्रा और ट्राउजर पहना था, जिसमें उसकी लंबी और सुडौल टांगें साफ झलक रही थीं। शाम की जॉगिंग, तभी आपका फिगर इतना शानदार है, लुतियान ने मजाक में कहा। अपनी मीठी बातें बंद करो, निंगक्सुए ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस पड़ोसियों के बीच एक दोस्ताना मुलाकात, लुतियान ने कहा। वैसे मैंने अब तक आपका घर नहीं देखा। निंगक्सुए की आंखों में चुनौती की चमक आ गई। अच्छा तो चलो रेस लगाते हैं, देखते हैं कि तुम मेरी रफ्तार का मुकाबला कर सकते हो या नहीं। चुनौती? मुझे चुनौतियां पसंद हैं। लुतियान ने अपना किराना का थैला पकड़ा और तैयार हो गया। निंगक्सुए ने अचानक अपनी रफ्तार बढ़ा दी। उसे लगा कि यह कोमल दिखने वाला युवक जल्द ही हार मान लेगा। पर लुतियान, जिसने हॉज और स्नैक साधना पूरी की थी, उसके बगल में बड़ी आसानी से दौड़ रहा था। काय निंगक्सुए मार्शल आर्ट्स में अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी। लुतियान जानता था कि वह एक चरम पीक स्टेज की मार्शल मास्टर है। हालांकि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हो, लगता है तुम्हारा स्टेमिना काफी अच्छा है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। निंगक्सुए हंसी और उसकी आकृति अचानक धुंधली हो गई। वह एक लहराते फूल की तरह तेज रफ्तार से आगे निकल गई। हे, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, लुतियान खिलखिलाया। सांप का लचीलापन, घोड़े का स्टेमिना और बंदर की फुर्ती। लुतियान ने अचानक छलांग लगाई और बिजली की गति से उसके पीछे दौड़ पड़ा। निंगक्सुए मन ही मन हंस रही थी। उसे लगा कि लुतियान पीछे हाँफ रहा होगा। वह 1 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ चुकी थी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लुतियान उसके ठीक पीछे था और दोनों के बीच का अंतर हर सेकंड कम हो रहा था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि लुतियान का चेहरा बिल्कुल शांत था। वह न तो हाँफ रहा था और न ही संघर्ष कर रहा था। जैसे ही वे निंगक्सुए के घर के सामने रुके, लुतियान हंसते हुए बोला, अरे, तो आपका घर मेरे घर से सिर्फ एक घर छोड़कर है। निंगक्सुए अवाक थी। लुतियान ने उसका नंबर मांगा और भविष्य में होने वाले अपराधों की रिपोर्ट करने का बहाना बनाया। मैं एक दिव्यदर्शन मास्टर, डिविनेशन मास्टर हूँ, मुझे पता चल जाता है, लुतियान ने चुटकी ली। निंगक्सुए ने मुस्कुराते हुए उसे नंबर दे दिया। घर लौटने पर जियायानरू ने उसकी खिंचाई की, पर लुतियान ने उसे खाना बनाकर मनाने का वादा किया। डिंग, कुकिंग लव 3 की प्रवीणता 100% पहुंची। लव 4 पर जाने के लिए 600 फॉर्चून पॉइंट खर्च करें। डिंग, क्लास बदली, आप स्पिरिट शेफ लव 2 बन गए हैं। स्पिरिट शेफ के रूप में लुतियान के खाने में अब औषधीय गुण आ गए थे। उसने खट्टा सोयाबीन पेस्ट नूडल्स बनाए। यानरू ने जैसे ही पहला निवाला लिया, वह मंत्रमुग्ध हो गई। ये बहुत स्वादिष्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझमें नई ऊर्जा भर गई है। डिंग, स्पिरिट शेफ प्रभाव, ये भोजन शरीर की ऊर्जा को 15% बढ़ा देगा। शाम को लुतियान अपनी फरारी लेकर ली यूलिंग के घर की ओर जा रहा था, तभी एक सिल्वर पोश ने उसे हॉर्न मारकर ओवरटेक किया। कार मू यूनियन चला रही थी और बगल में ली यूलिंग बैठी थी। टाइगर माउंटेन की घुमावदार सड़कों पर दोनों के बीच रेस शुरू हुई। लुतियान को मानना पड़ा कि मू यूनियन एक प्रो ड्राइवर थी। उसका रेसिंग नाम क्लाउड चेसर था। जब वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे तो वहां सैकड़ों सुपरकॉज और रईसजादों की भीड़ थी। हाँ, भाई लू, मेरी ड्राइविंग से डर गए क्या? यूनियन ने मजाक उड़ाया। वहां स्पैरो और लिटिल डैगर जैसे नामी रेसेस मू यूनियन को चुनौती देने आए थे। लुतियान ने अपनी भाग्य की आंखों से रेस ट्रैक को देखा। सट्टेबाजी शुरू हो चुकी थी। यूलिंग, तुम किस पर दांव लगा रही हो? लुतियान ने पूछा। क्लाउड चेजर पर 50,000, यूलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। लुतियान ने ट्रैक का विश्लेषण किया और अपनी भाग्य की आंखों के संकेतों पर भरोसा किया। उसने दांव लगाने वाले काउंटर पर 1 मिलियन कैश की गड्डी फेंकी। 1 मिलियन। ब्लॉन्डी पर यूलिंग चौंक गई। ब्लॉन्डी, वह पिछली बार चौथे नंबर पर आया था। तुम यूनियन पर दांव क्यों नहीं लगा रहे? मैं सिर्फ विजेता पर दांव लगाता हूँ, लुतियान ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। दांव का अनुपात 1:3 था। उसे पता था कि यहाँ कुछ असामान्य होने वाला है। ली यूलिंग ने लुतियान को एक नज़र देखा पर कुछ कहा नहीं। हालांकि भीड़ में खुसफुसाहट शुरू हो गई थी। वाह, पहले ही दौर में 1 मिलियन का दांव। ये कौन सा रईस शहजादा है? ब्लॉन्डी पर दांव, मुझे नहीं लगता वह टॉप 3 में भी आ पाएगा। लुतियान बस मुस्कुराता रहा। तभी वेन्यू में एक और कार दाखिल हुई, नीली बॉडी वाली ऑडी R8। लुतियान ने मुड़कर देखा और कुटिलता से मुस्कुराया। कार से कसू फैंग बाहर निकला। सिस्टली, मिस मू कहाँ हैं? मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे बताए बिना कहीं न जाएं। कसू फैंग थोड़ा झुंझलाया हुआ था। अब तुम कुछ नहीं कर सकते, मू यूनियन पहले से ही रेस ट्रैक पर है। लुतियान ने कंधे उचकाए। रेस शुरू हुई। इंजनों की दहाड़ के साथ कारें आगे बढ़ीं। मू यूनियन की पोस्ट तेजी से आगे बढ़ रही थी और वह दूसरे नंबर पर चल रही स्पैरो की काली कार के करीब पहुंच गई थी। लेकिन अचानक पीछे से पीली लोड सेमिरा यानी ब्लॉन्डी ने सबको चौंका दिया। फिनिश लाइन के पास पहुंचते ही ब्लॉन्डी ने अपनी रफ्तार इतनी बढ़ा दी कि उसने पलक झपकते ही स्पैरो और यूनियन को पीछे छोड़ दिया। ब्लॉन्डी जीत गया। ये कैसे हुआ? भीड़ चिल्लाए। ब्लॉन्डी की कार से काला धुआं निकल रहा था। उसने मू यूनियन को बताया कि उसने इंजन को ओवरहीट होने की हद तक मॉडिफाई किया था, इसलिए वह अगले राउंड में हिस्सा नहीं ले पाएगा। अगले राउंड के लिए हान किंग स्पैरो ने मू यूनियन को चुनौती दी।
हार मान लो यूनयुन। हार, तुमने सिर्फ थोड़े फासले से मुझे पीछे छोड़ा था। यूनयुन ने पलटवार किया। तो फिर एक और राउंड हो जाए। इस बार दांव पर हमारी कारें होंगी, हान किंग्यू ने कुटिलता से कहा। यूनयुन मान गई। इसी बीच लुतियान सट्टेबाजी काउंटर से कैश की भारी गड्डियां उठा रहा था। उसने 1 मिलियन से 3 मिलियन जीत लिए थे। यूनयुन को ये देखकर गुस्सा आया कि लुतियान ने उस पर दांव नहीं लगाया था। दूसरा राउंड शुरू हुआ। इस बार मुकाबला मू यूनयुन की सिल्वर पोर्श और हान किंग्यू की ब्लैक फरारी के बीच था। लुतियान फिर से सट्टेबाजी काउंटर पर गया। उसने अपने 3 मिलियन निकाले। क्लाउड चेजर यूनयुन पर दांव लगाओ, यूलिंग ने सुझाव दिया। नहीं, स्पैरो पर दांव लगाओ, लुतियान ने शांत स्वर में कहा। कसू फैंग भड़क गया। क्या आप मिस मू के प्रति थोड़े भी सकारात्मक नहीं हो सकते? नहीं, लुतियान हल्के से हंसा। रेस के दौरान यूनयुन पहले नंबर पर थी, पर अचानक उसकी कार के साइलेंसर से काला धुआं निकलने लगा। कार थरथराने लगी और हान किंग्यू आगे निकल गया। हान किंग्यू जीत गया। लुतियान के 3 मिलियन अब 12 मिलियन 12 करोड़ बन चुके थे। धिक्कार है, ये कैसे हुआ? यूनयुन ने कार से बाहर निकलकर चिल्लाया। उसके मैकेनिक फैटी ने चेक किया। मिस मू, किसी ने हाइड्रोलिक तारों के साथ छेड़खानी की है। ये जानबूझकर किया गया है। हान किंग्यू मुस्कुराते हुए आया। तो यूनयुन, अब ये पोश मेरी है, लेकिन अगर तुम चाहो तो एक और दांव लगा सकते हैं। मैं अपनी लैम्बोर्गिनी और तुम्हारी पोश दांव पर लगाऊंगा, पर अगर तुम हारी तो तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा। तुम नीच इंसान, यूनयुन चिल्लाए। चिंता मत करो मिस मू, मैं आपके लिए रेस लड़ूंगा। कसू फैंग अचानक आगे बढ़ा और अपना सीना चौड़ा किया। तुम्हारे पास कार कहाँ है? यूनयुन ने झिड़का। कसू फैंग ने अपनी चमचमाती BMW R8 की ओर इशारा किया। यह मेरी कार है, मैं इसे हरा दूंगा। कसू फैंग का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। उसे लगा कि उसका सिस्टम उसे जिता देगा, पर जैसे ही वह अपनी जेब में हाथ डालकर कार की चाबी ढूंढने लगा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या हुआ? ली यूलिंग ने पूछा। कसू फैंग अपनी जेबें टटोल रहा था और उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे उड़ रहा था। मेरी चाबियां, मेरी कार की चाबियां कहाँ हैं? कसू फैंग बुरी तरह घबरा गया। क्या बकवास है? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मू यूनियन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। क्या ये कार तुम्हारी है भी या नहीं? नहीं, ये सच में मेरी है। चाबियां कहाँ मर गईं? कसू फैंग पागलपन में अपनी जेबें उलट पुलट रहा था। उसने अभी अभी कार लॉक की थी और चाबियां जेब में डाली थीं, पर अब वे गायब थीं। कसू फैंग यहाँ वहाँ ढूंढने लगा, जिससे मू यूनियन का गुस्सा और बढ़ गया। यहाँ तक कि ली यूलिंग भी उसे शक की नज़र से देखने लगी। हाँ, मू यूनियन, क्या तुम डर गई हो? बाहर क्यों नहीं आ रही? हान किंग्यू ने हॉर्न बजाते हुए मजाक उड़ाया। सिस्टर मू, क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूँ? लुतियान आखिरकार बोला। यूनियन ने उसकी ओर उम्मीद भरी नज़रों से देखा। मेरी फरारी डेटोना कैसी रहेगी? पर भालू, क्या ये हान किंग्यू की फरारी 296 GT की रफ्तार का मुकाबला कर पाएगी? तुम्हारी कार रेसिंग के लिए नहीं बनी है। यूनियन ने अपना माथा पीटा। मिस मू, मेरी कार। कसू फैंग ने कुछ कहना चाहा। चुप रहो कसू फैंग, तुमने पहले ही मेरी बहुत फजीहत करा दी है, यूनियन चिल्लाए। कसू फैंग सहम गया और एक शब्द भी नहीं बोला। खैर कोई, कार न होने से तो ये बेहतर ही है ना? लुतियान ने कंधे उचकाए। चलो भी, मैं तुम्हें उस कमीने की गर्लफ्रेंड बनते नहीं देखना चाहता। हाँ, सही कहा। ये आंटी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। लुतियान की बात सुनकर यूनियन अचानक हंस पड़ी। लुतियान ने ली यूलिंग को रुपयों से भरा एक बैग थमाया। ये पूरे 12 मिलियन 12 करोड़ हैं, इन्हें मुंह यूनियन पर लगा दो। यूलिंग ने आंखें घुमाई। मुझे लगा तुम्हें सिर्फ विजेता की परवाह है। बिल्कुल, मुझे सिर्फ विजेता की परवाह है, और विजेता मुंह यूनियन ही होगी। लुतियान हंसा। उसने मैकेनिक फैटी से कुछ सामान लिया और कार की ओर बढ़ा। मैं भी तुम्हारे साथ बैठूंगा। मैंने कभी ऐसी रोमांचक रेस का अनुभव नहीं किया है। जैसे ही वे कार में बैठे, हान किंग्यू ने ताना मारा। तुम्हें लगता है कोई और तुम्हें बचा लेगा? लगता है भाई हान बहुत आत्मविश्वास में है। लुतियान हंसा। पर क्या पता, मू यूनियन की कार की तरह तुम्हारी फरारी में भी कोई छिपी हुई समस्या निकल आए। ये सुनते ही हान किंग्यू का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने तुरंत कार से उतरकर अपने चेलों को सब कुछ दोबारा चेक करने के लिए कहा। हाँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। भाई हान इतने गंभीर क्यों हो गए? लुतियान जोर से हंसा। यूनियन भी समझ गई और उसने भी हान किंग्यू को चिढ़ाना शुरू किया। जैसे ही रेस शुरू हुई, हान किंग्यू की कार ने तेजी से बढ़त बना ली। उसकी कार मॉडिफाइड थी और काफ़ी तेज थी। धिक्कार है, इस रफ्तार से तो हम संघर्ष करने से पहले ही हार जाएंगे, यूनियन ने निराशा में कहा। ऐसा नहीं होगा। लुतियान ने मुस्कुराते हुए मन ही मन अल्टर ऑफ हेवन को सक्रिय किया। डिंग, फरारी डेटोना का पता चला। एन्चेंटमेंट शुरू। लुतियान ने तेजी से 500 फॉर्चून पॉइंट खर्च किए। डिंग, एन्चेंटमेंट सफल। गति 10% बढ़ी। कंट्रोल बेहतर हुआ। डिंग, एन्चेंटमेंट सफल। इंजन की शक्ति बढ़ी। अचानक यूनियन को महसूस हुआ कि उसकी कार पहले से कहीं ज्यादा स्मूथ और तेज चल रही है। अरे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी कार तेज हो रही है? देखो, हम हान किंग्यू के करीब पहुंच रहे हैं। शायद तुम्हारी ड्राइविंग स्किल कमाल की है। लुतियान ने झूठ बोला। हाँ, उस कमीने को तो मैं अब धूल चटा दूंगी। यूनियन ने जोश में चिल्लाया। देखो, क्लाउड चेजर उसे पकड़ रही है। बाहर खड़ी भीड़ चिल्ला उठी। डिंग, मेजबान ने कसू फैंग को उसका मिशन पूरा नहीं करने दिया। कसू फैंग की डेस्टिनी -50। मेजबान को जोड़ 5-0 डेस्टिनी और 1000 फॉर्चून पॉइंट मिले। कसू फैंग ने अपना रेस किंग का खिताब खो दिया है।
मू यूनियन की कसू फैंग के प्रति अनुकूलता घटी। कसू फैंग की डेस्टिनी -10, मेजबान को जोड़ 1-0 डेस्टिनी और 200 फॉर्चून पॉइंट मिले। डिंग, मेजबान के डेस्टिनी पॉइंट 550 पहुंच गए। सिस्टम लेवल अप हो रहा है। अपग्रेड का समय 6 घंटे। लुतियान का दिल उत्साह से धड़क रहा था। वह ये सोचकर रोमांचित था कि सिस्टम अपग्रेड के बाद उसे क्या नया मिलेगा। तो मेरा भुगतान पेमेंट कहाँ है? लुतियान ने मू यूनियन से पूछा। मू यूनियन मासूम बनने का नाटक करने लगी। भुगतान? कैसा भुगतान? मुझे तो कुछ याद नहीं। लुतियान ने अचानक ब्रेक मारा। उसने यूनियन की कमर पकड़ी और उसे कार के दरवाजे से सटा दिया। याद दिलाऊं? इससे पहले कि वह कुछ कहती, लुतियान ने उसके होठों को चूम लिया। इस बार यह सिर्फ एक स्पर्श नहीं था। लुतियान की जुबान ने यूनियन के मुंह को गहराई से टटोला। यूनियन पहले तो घबराई, पर फिर वह इस अनूठे और सुखद एहसास में खो गई। जब लुतियान हटा तो यूनियन ने नकली गुस्सा दिखाया। तुमने अपनी जुबान क्यों इस्तेमाल की? यह अवैध, इल्लीगल है। लुतियान ने उदास होने का नाटक किया। ठीक है, मेरी गलती है। आज के बाद मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा और कसू फैंग को भी परेशान नहीं करूंगा। यूनियन घबरा गई और उसे तुरंत माफ कर दिया। आइसक्रीम खाते समय लुतियान ने गंभीर स्वर में पूछा, यूनियन, तुम बॉडीगार्ड से इतनी नफरत क्यों करती हो? यूनियन के चेहरे पर दुख के बादल छा गए। लुतियान ने उसकी एस्ट्रल प्रोजेक्शन आभा में पीड़ा देखी। लुतियान ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसका दोस्त है। यूनियन ने अपनी आंखों में आंसू भरकर अपनी कहानी सुनाई। जब वह 5 साल की थी, उसके माता पिता और 12 बॉडीगार्ड्स, जिनमें उनके सबसे भरोसेमंद अंकल सन भी थे, एक व्यापारिक यात्रा पर निकले थे। एक छोटी सी गलती के कारण दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया। उस दिन उसकी माँ कभी वापस नहीं आई। अंकल सन ने अपना एक हाथ खो दिया और खुद को अपराधी मानकर माफी मांगते रहे। मैं उनसे नफरत करती हूँ। उनकी एक गलती ने मेरी माँ को छीन लिया, यूनियन ने सुबकते हुए कहा। लुतियान ने उसे नरमी से समझाया, यूनियन, अंकल सन एक इंसान थे, कोई देवता नहीं। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारे पिता को बचाया और अपना हाथ खो दिया। क्या वह वाकई नफरत के काबिल हैं? क्या वह तुम्हारी माँ की मौत के लिए खुद जिम्मेदार नहीं मान रहे होंगे? यूनियन फूट फूट कर रोने लगी। लुतियान ने उसे गले लगा लिया और उसे दिलासा दिया कि वह सिर्फ एक बच्ची थी और इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। जब वेली यूलिंग के घर पहुंचे, यूनियन ने लुतियान को विदा किया। उसकी कसू फैंग के प्रति नफरत अब एक अलग मोड़ ले चुकी थी। उधर कसू फैंग का सिस्टम उसे लगातार मिशन फेल के मैसेज भेज रहा था। उसका रेस किंग का खिताब छिन चुका था और वह अपनी नई BMW R8 की चाबियां खोने के गम में डूबा था। लुतियान वहां से सीधे लिन रोक्सी के घर पहुंचा। रोक्सी गुलाबी रंग की ड्रेस में अप्सरा जैसी लग रही थी। लुतियान उसे अपनी कार में घुमाने ले गया। एग्जाम में सिर्फ 3 दिन बचे हैं, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, रोक्सी ने उसे डांटा। सिस्टर रोक्सी, मैं खुद पर पूरा भरोसा रखता हूँ, लुतियान ने मुस्कुराते हुए कहा। रात के सन्नाटे में लुतियान ने कार रोकी और रोक्सी को भी एक गहरा किस दिया। रोक्सी ने उसे कामुक और बदमाश कहा, पर वह भी उसे रोकने की स्थिति में नहीं थी। लुतियान ने उसे घर छोड़ा और एक आखिरी गुड बाय किस लेकर वहां से निकल गया। जब लुतियान अपने विला लौटा तो जिया यानरूप सो चुकी थी। लुतियान ने उसे जगाना ठीक नहीं समझा। वह खुद रात भर जागकर साधना करने का आदी हो चुका था। वह सीधे आंगन में गया और बॉडी टेम्परिंग फ्लूइड पीकर 7 स्टार डिवाइन बीस्ट एक्सरसाइज शुरू की। उसने अपने शरीर के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्नो सिल्वर डिवाइन सुइयां चुभो ली ताकि ऊर्जा का प्रवाह नियंत्रित रहे। लुतियान ने अपनी चौथी मुद्रा टाइगर स्टांस का अभ्यास शुरू किया। यह मुद्रा रक्त ब्लड को शुद्ध करती है और व्यक्ति के आभा और या उपस्थिति को बढ़ाती है। एक बाघ जब झाड़ियों में चलता है तो वह अदृश्य होता है, पर जब वह बाहर आता है तो उसकी दहाड़ और उपस्थिति ही सामने वाले को कमजोर कर देती है। साधना के दौरान लुतियान का रक्त खौलने लगा और उसकी त्वचा लाल हो गई। जैसे ही भोर हुई, सुइयां उसके शरीर से बाहर निकल आईं। उसने वाटर बॉल मंत्र से अपने शरीर की अशुद्धियों को साफ किया। अद्भुत, मेरा रक्त शुद्ध हो गया है और मेरी चाल अब किसी बिल्ली की तरह पूरी तरह शांत हो गई है। तभी एक पैनल उसके सामने चमका। सिस्टम अपग्रेड पूरा हुआ। सुबह लुतियान नाश्ता लेने बाहर निकला, जहां उसकी मुलाकात फिर से ऑफिसर काइनिंगक्सुए काइनिंगजूक से हुई। लुतियान ने उसे चेतावनी दी, मिस काय, आज रात सावधान रहिएगा। आप कुछ खतरनाक करने वाली हैं, अपनी पीठ का ख्याल रखिएगा। निंगक्सुए सन रह गई। इसे आज रात होने वाली अवैध ट्रेड के बारे में कैसे पता? उसने शक में लुतियान का पीछा किया, पर लुतियान की रफ्तार अब पहले से कहीं ज्यादा थी। उसने निंगक्सुए को अपनी फुर्ती से चकित कर दिया और अपने घर के पास रुककर उसे नाश्ते के लिए आमंत्रित किया। निंगक्सुए गुस्से में वहां से चली गई, पर उसके मन में लुतियान के प्रति रहस्य गहराता गया। नाश्ते के बाद वांग मिंग का फोन आया। भाई लू, आज औषधि की नीलामी है, क्या तुम आओगे? नहीं, तुम और वांग परिवार इसे संभालो, लुतियान ने कहा। उसे पता था कि करोड़ों की कमाई पक्की है। इसके बाद उसने यान मिंगजू से बात की और उसे भरोसा दिलाया कि यूनिवर्सिटी एग्जाम के बाद वह उसका इलाज शुरू कर देगा। लुतियान अब अपनी नई कंपनी स्थापित करने के लिए वांग परिवार द्वारा भेजी गई कंपनियों की लिस्ट देख रहा था। उसे एक ऐसा डिजिटल साम्राज्य खड़ा करना था जो क्षिया परिवार की कमर तोड़ दे। अचानक जिया यानरूप कमरे में दौड़ते हुए आए। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। लुतियान, घर से फोन आया है, क्षिया परिवार मुझे वापस बुला रहा है। लुतियान चौंक गया, पर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। चलो यानरू, अब समय आ गया है कि हम तुम्हारा पुराना हिसाब चुकता करें। लुतियान ने अपनी फरारी निकाली और 4 घंटे की तेज ड्राइविंग के बाद वे पश्चिमी प्रांत वेस्टर्न प्रोविंस पहुंचे।
वहां क्षिया परिवार की विशाल हवेली खड़ी थी। जैसे ही उनकी कार गेट पर रुकी, वहां मौजूद गार्ड्स चिल्लाने लगे, देखो, जिया यानरू वापस आ गई है, जल्दी बुजुर्गों को बताओ। यानरू का शरीर कांप रहा था। लुतियान ने मजबूती से उसका हाथ थामा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो चलते हैं, अब तुम्हारे कर्ज वसूलने का वक्त है। जब जिया यानरू कार से उतरी तो पूरी भीड़ सन रह गई। उसकी सुंदरता और कायाकल्प देखकर लोग अपनी आंखें मलने लगे। क्या ये वही यानरू है? यह इतनी खूबसूरत कब से हो गई? यानरू अब पहले जैसी कमजोर लड़की नहीं थी, उसके शरीर से एक दिव्य चमक और आत्मविश्वास झलक रहा था। हवेली के भीतर पहुंचते ही उसका सामना इल्लुमिन उसकी सौतेली माँ से हुआ। यानरू ने बिना डरे उसे रास्ते से हटने को कहा। जब वह अपने पिता के कमरे में पहुंची तो उसकी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके पिता क्षिया जो हड्डियों का ढांचा बन चुके थे और उनके शरीर पर काली नसें उभर आई थीं। तुम नीच औरत, तुमने मेरे पिता को जहर दिया है, यानरू चिल्लाए। इल्लुमिन ने मासूम बनने का नाटक किया, पर यानरू ने अपनी माइंड रीडिंग शक्ति और पिछली यादों का इस्तेमाल कर उसके हर काले कारनामे का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। कैसे उसने पिता को व्हाइट फ्रेग्रेंस जहर दिया और कैसे क्षिया परिवार की संपत्ति अपने मायके परिवार को ट्रांसफर की। यानरू ने इल्लुमिन के कमरे से वह जहरीली बोतल भी बरामद कर ली जिसे उसने छिपा रखा था। पकड़े जाने पर इल्लुमिन पागलपन में हंसने लगी। हाँ, मैंने किया, क्योंकि तुम सब उस जियालिंगजी यानरू की मृत माँ को मुझसे ऊपर रखते थे। दादाजी क्षिया बागुओ ने गुस्से में इल्लुमिन को थप्पड़ मारा और उसे परिवार से बेदखल कर दिया। तभी क्षिया लिंग इल्लुमिन की बेटी 3 खतरनाक गुंडों के साथ वहां पहुंची, जिनका नेता ब्लैक स्कॉर्पियन था। मार डालो इस कमजोर लड़की को, क्षिया लिंग ने चिल्लाकर कहा। लेकिन यानरू अब चरम चरण पीक स्टेज की मार्शल प्रशिक्षु बन चुकी थी। उसने बिजली की रफ्तार से गुंडों पर हमला किया। रैपिड थंडर फिस्ट, उसके मुक्कों की बौछार ने गुंडों को खून की उल्टियां करने पर मजबूर कर दिया। उसने क्षिया लिंग के हाथ से चाकू छीनकर उसी की जांघ में घोंप दिया और एक जोरदार थप्पड़ से उसके दांत तोड़ दिए। हवेली के बाहर दादाजी क्षिया बागुओ और ब्लैक स्कॉर्पियन के बीच लड़ाई चल रही थी। ब्लैक स्कॉर्पियन एक हाफ सटेप मार्शल मास्टर था। जैसे ही वह दादाजी को खत्म करने वाला था, एक शांत आवाज गूंजी, कितना शोर मचाते हो तुम लोग। लुतियान धीरे से आगे बढ़ा। ब्लैक स्कॉर्पियन उसे मारने के लिए झपटा, पर लुतियान ने अपनी हिडन ब्लॉसम स्कैटरिंग आर्ट का इस्तेमाल किया। एक बारीक चांदी की सुई ब्लैक स्कॉर्पियन के माथे के बीचों बीच जा धंसी। वह बिना एक शब्द बोले वहीं ढेर हो गया। लुतियान ने सुई निकाली और उसे पूछते हुए कहा, चलो अब इलाज पर ध्यान देते हैं। उसने क्षिया जोहू का जहर सोख लिया और उन्हें खड़ा कर दिया। पिताजी, यानरू दौड़कर उनसे लिपट गई। क्षिया जोहू ने मुस्कुराते हुए लुतियान की ओर देखा, शुक्रिया मेरे दामाद। यानरू ये सुनकर शर्म से लाल हो गई। लुतियान ने मामले को खत्म करते हुए इल्लुमिन के माथे में सुई मारकर उसे हमेशा के लिए शांत कर दिया। क्षिया लिंग अब लुतियान के पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगने लगी। मैं आपकी दासी बन जाऊंगी, आपकी बिस्तर गर्म करने वाली नौकरानी बन जाऊंगी, बस मुझे मत मारो। लुतियान ने मजाक में यानरू की कमर थामी। देखो यानरू, यह मुझे बहलाने की कोशिश कर रही है। यानरू मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में क्षिया लिंग के लिए कोई दया नहीं थी। इससे पहले कि यानरू अपने हाथ गंदे करती, लुतियान ने एक और वार से क्षिया लिंग का काम तमाम कर दिया। लेखक का नोट, रुको, वादा किया गया स्पॉइलर वर्जिनिटी वाला हिस्सा कहाँ है? एक पाठक चिल्लाया। लेखक ने घबराते हुए कहा, भाई इस अध्याय में बहुत खून खराबा हो गया, अगले अध्याय में सब्र का फल मीठा होगा। सांसें शांत करो, अब मैं धीरे धीरे सुइयां निकालूंगा। लुतियान ने बिस्तर पर लेटे क्षिया जोहू से कहा। उसने उनकी कलाई पर एक छोटा सा कट लगाया और देखते ही देखते काला बदबूदार जहर बाहर निकल आया। जहर पूरी तरह बाहर आ चुका है। 7 दिनों तक ये दवा पीजिए, आप पहले जैसे स्वस्थ हो जाएंगे, लुतियान ने आत्मविश्वास से कहा। क्षिया जोहू दंग थे। जो इंसान 15 मिनट पहले मरे हुए लट्ठे की तरह पड़ा था, वह अब खुद को जिंदा और ऊर्जावान महसूस कर रहा था। बेटा लू, मैं तुम्हारा यह आसान कैसे उतारूं? क्षिया जोहू भावुक हो गए। आपको जरूरत नहीं है, मैंने बदले में आपकी बेटी को पहले ही अपना बना लिया है, लुतियान ने मासूमियत से कहा। क्षिया जोहू गुस्से और हंसी के बीच झूलने लगे। हवेली के बाहर जश्न का माहौल था। दादाजी क्षिया बागुओ ने लुतियान को बताया कि क्षिया परिवार पर आया आर्थिक संकट, जो लुतियान ने ही शुरू करवाया था, अब खत्म हो रहा है। यानरू ने स्पष्ट कर दिया कि वह अब क्षिया नहीं बल्कि जिया यानरू कहलाना पसंद करेगी, क्योंकि इस परिवार ने उसे मुसीबत में अकेला छोड़ दिया था। लुतियान ने क्षिया बागुओ के सामने एक व्यापारिक प्रस्ताव रखा। सिल्वर आयरन फैक्ट्री का नियंत्रण उसे सौंप दिया जाए। उसने वादा किया कि वह अपनी तकनीक से फैक्ट्री की आय को 80 मिलियन से सीधे 200 मिलियन युआन तक पहुंचा देगा। रात का समय था। क्षिया परिवार ने एक बड़ा भोज आयोजित किया था। भोज के बाद यानरू अपने पुराने कमरे में गई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक हाथ ने उसे अंदर खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरा मध्यम रोशनी में नहाया हुआ था। लुतियान ने उसे बिस्तर की ओर धकेला। सब कुछ सुलझ गया है यानरू, अब तुम मेरी हो। लुतियान, ये बहुत जल्दी है, क्या तुम लाइट बंद कर सकते हो? यानरू शर्माते हुए बोली। लुतियान ने लाइट बंद की और अंधेरे में यानरू को अपनी बाहों में भर लिया। उसने उसकी गर्दन पर एक कोमल किस किया। पुराने लोग सच कहते थे, सुंदरी की खुशबू किसी मीठे फूल जैसी होती है। यानरू ने मुस्कुराते हुए उसे बदमाश कहा, पर वह भी इस पल के लिए तैयार थी। जल्द ही बिस्तर पर कपड़ों का ढेर लग गया। लुतियान ने यानरू की सुंदरता को अपनी आंखों में भर लिया। वह बैंगनी रंग के अंतवस्त्रों में किसी अप्सरा जैसी दिख रही थी।
एक छोटी सी मशक्कत के बाद जब लूतियान से यानरू की ब्रा का हुक नहीं खुल रहा था और यानरू हंस पड़ी थी, लूतियान ने आखिरकार उस अवरोध को हटा दिया। लिटिल लू, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? यानरू ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ यानरू। लूतियान ने उसके जांघों को अलग किया और आगे बढ़ा। यानरू के मुंह से एक सिसकारी निकली। उसने लूतियान को कसकर पकड़ लिया। रुको, दर्द हो रहा है, क्या मैं रुक जाऊं? लूतियान ने फिक्रमंद होकर पूछा। नहीं, बस धीरे। लूतियान ने एक हल्के प्रतिरोध को महसूस किया, पर वह आगे बढ़ा। पहला रक्त बह चुका था। यानरू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और लूतियान की लय के साथ खुद को सौंप दिया। कमरे में यानरू की मधुर आहें और लूतियान की भारी सांसें गूंजने लगीं। जैसे ही चरम आनंद का क्षण आया, लूतियान ने यानरू को कसकर जकड़ लिया। यानरू ने महसूस किया कि एक गर्म द्रव उसके भीतर भर गया है। दोनों पसीने से तर बिस्तर पर लेटे रहे। लूतियान को महसूस हुआ कि यानरू के शरीर से एक रहस्यमयी ऊर्जा माना उसके भीतर प्रवाहित हो रही है। लेखक का नोट, और उन्होंने वो किया। द एंड। लेखक ने पसीना पोंछते हुए कलम रखी। उम्मीद है पाठकों को यह अध्याय पसंद आया होगा। लूतियान का पूरा ध्यान उस काली ऊर्जा डार्कनेस एनर्जी पर था जो उसके माना में समाहित हो रही थी। यानरू उसके सीने पर किसी शांत बिल्ली के बच्चे की तरह लेटी थी। लूतियान, मैं खुद को तुम्हें सौंप चुकी हूँ, अब मेरा ख्याल रखना, यानरू ने धीमी आवाज में कहा। लूतियान ने मुस्कुराते हुए उसे प्यार का आश्वासन दिया, पर जैसे ही उसने मजाक में कहा कि वह कभी झूठ नहीं बोलता, यानरू ने उसे चिढ़ाया। जल्द ही माहौल फिर से गर्म हो गया। लूतियान ने एक और राउंड शुरू किया। इस बार यानरू पहले से कहीं ज्यादा सहज थी। कमरे में मांस के टकराने की आवाजें और मधुर आहें गूंजने लगीं। लूतियान ने महसूस किया कि उसने एक नया मूव सीख लिया है, रैपिड स्पीयर थ्रस्ट। सब कुछ खत्म होने के बाद यानरू ने अचानक कहा, लूतियान, तुम मेरे अंदर इतनी बार आए हो। अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो? लूतियान के पसीने छूट गए। क्या प्रेग्नेंट? उसे लगा जैसे वह अभी 20 साल का भी नहीं हुआ और पिता बनने की नौबत आ गई। उसने घबराहट में कहा, शायद मुझे सिगरेट या दूध लेने बाहर जाना चाहिए, भागने का बहाना। यानरू हंस पड़ी। डरपोक, चिंता मत करो, आज मेरा सेफ डेक है। लूतियान ने राहत की सांस ली। दोनों नग्न अवस्था में ही एक दूसरे को गले लगाकर सो गए। अचानक लूतियान की आंख खुली, पर वह क्षिया हवेली में नहीं था। वह सुनहरे बादलों के एक अनंत विस्तार के बीच खड़ा था। वह पूरी तरह नग्न था और उसका सिस्टम या सूकिंग्याओ से संपर्क टूट चुका था। कोई है, लूतियान ने चिल्लाया। हे, इतनी जल्दी होश में आ गए? तुम सालों बाद भी नहीं बदले, एक परिपक्व महिला की आवाज गूंजी। पर अगले ही पल वह आवाज एक छोटी बच्ची जैसी हो गई, तुमने सब खराब कर दिया। मैंने तुम्हारी 8 मुख्य नसें, 8 गवर्निंग मेरिडियंस इसलिए सील की थी ताकि तुम एक सामान्य जीवन जी सको और मर सको। लूतियान चौंक गया। तुम विश्व नियम वर्ल्ड लॉ हो? हाँ। आवाज फिर बदली, अब वह एक ठंडी और ईर्ष्यालु सुंदरी जैसी थी। तुमने अपने हर जीवन में सिर्फ एक पत्नी रखी है, पर इस बार मेरी दुनिया में तुम इतनी लड़कियों के साथ इश्क लड़ा रहे हो और मुझसे प्यार नहीं करते। लूतियान ने गुस्से में चिल्लाया, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। मैं शक्ति चाहता हूँ, मैं शिखर पर पहुंचना चाहता हूँ जहां से मैं सितारों को मुट्ठी में कर सकूं। विश्वनियम कुछ देर शांत रही, फिर वह एक बूढ़ी औरत की तरह ममता भरी आवाज में बोली, शिखर से सितारे पकड़ने की बात मैंने यह आखिरी बार कब सुनी थी? ठीक है, मैं अपनी गलती मानती हूँ, मैं थोड़ी ईर्ष्यालु जालस हो गई थी। पर याद रखना, ताकतवर बनो, वरना मैं तुम्हें खुद मार दूंगी। जैसे ही दुनिया हिलने लगी, लूतियान को बादलों के ऊपर 8 महिलाओं की धुंधली आकृतियां दिखीं। उनके चेहरे भले ही साफ नहीं थे, पर लूतियान के दिल में एक अजीब सी जान पहचान का एहसास हुआ। उसकी आंखें खुलीं। वह वापस यानरू के कमरे में था। यानरू चैन से सो रही थी। लूतियान पसीने से तरबतर था। वे कौन थीं और विश्वनियम मुझसे क्या चाहती है? वह इन सवालों के साथ गॉड स्पेस में दाखिल हुआ। लूतियान मुस्कुराया जब उसने देखा कि उसके सामने सूचनाओं के कई पैनल तैर रहे हैं। लिटिल लू, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हारी आत्मा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, सुकिंग्याओ ने घबराते हुए पूछा। लूतियान ने उसे विश्व नियम वर्ल्ड लॉ से हुई मुलाकात के बारे में बताया और फिर सिस्टम के अपग्रेड्स की जांच की। डिंग, गॉड स्पेस का लेवल बढ़ गया है। अब आप इसमें किसी भी निर्जीव वस्तु को स्टोर कर सकते हैं। डिंग, अल्टर ऑफ हेवन अपग्रेड हुआ। स्पेशल एन्चेंटमेंट की संभावना बढ़ गई। डिंग, आपको रिंग ऑफ चार्म और मैकेनिकल गॉड मेमोरी शॉट प्राप्त हुआ है। रिंग ऑफ चार्म यह आकर्षण को 150 अंक बढ़ा देती है। इसका प्रभाव यह है कि विपरीत लिंग के साथ बातचीत करते समय उनकी अनुकूलता फेवरेबिलिटी पहले से ही बढ़ी हुई मिलेगी। लूतियान ने मैकेनिकल गॉड की यादों को आत्मसात किया। अब उसके पास न केवल साइबर कौशल थे, बल्कि वह कृत्रिम मानव शरीर और उन्नत मशीनें बनाने की तकनीक भी जान चुका था। डिंग, ज़िया यानरू को विजित कॉन्कर्ड कर लिया गया है। यानरू के -200 डेस्टिनी पॉइंट, लूतियान को 6000 फॉर्चून पॉइंट और माइंड रीडिंग कौशल प्राप्त हुआ। क्या माइंड रीडिंग? लूतियान चकित था। सुकिंग्याओ ने समझाया कि चूंकि यानरू अब पूरी तरह उसकी है, इसलिए लूतियान उसके गोल्डन फिंगर का उपयोग कर सकता है। अब वह किसी के भी मन की बात पढ़ सकता था, बशर्ते वह लूतियान से एक बड़ा स्तर ऊपर न हो। लूतियान ने माना के साथ नया प्रयोग किया। उसने 12 घंटे की मेहनत के बाद एक ऐसा बुनियादी रून बनाया जिससे वह बिना मंत्र पढ़े किसी भी पहले रैंक का जादू कर सकता था। फायरबॉल, वाटर स्प्लैश, अर्थ वॉल, उसने चुटकी बजाते ही इन सबको अंजाम दिया। वास्तविकता में सुबह हो चुकी थी।
यानरू उठी और उसने देखा कि वह लुतियान की बाहों में है। बदमाश लड़के, तुमने कल मुझे काफी दर्द दिया, उसने शर्माते हुए कहा। लुतियान ने उसे फिर से अपनी बाहों में खींच लिया और सुबह सुबह एक और रोमांटिक सत्र शुरू कर दिया। यानरू ने उसे कामुक कहकर चिढ़ाया, पर वह भी इस सुखद एहसास में डूबी थी। दोपहर में लुतियान ने यानरू के दादाजी क्षिया बागुओ से मुलाकात की। उसने आधिकारिक तौर पर सिल्वर आयरन फैक्ट्री को संभालने के कागजात पर हस्ताक्षर किए। लुतियान ने उन्हें नई मशीनों के 4 अलग अलग ब्लूप्रिंट दिए। इन्हें अलग अलग निर्माताओं से बनवाना ताकि कोई भी हमारी असली तकनीक को चुरा न सके। विदाई का समय आया। यानरू कुछ और दिन अपने पिता के पास रुकना चाहती थी। तुम अपने एग्जाम पर ध्यान दो, कल ही है ना, उसने लुतियान से पूछा। लुतियान ने उसे विदाई का एक लंबा किस दिया और अपनी फरारी लेकर वापस ग्रीनलीफ सिटी की ओर निकल पड़ा। जब लुतियान अपने विला पहुंचा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसके विला का दरवाजा टूटा हुआ था। किसकी हिम्मत हुई, ब्लैक शार्क ग्रुप या कोई और? उसने दबे पांव अंदर प्रवेश किया। अचानक उसे एक क्लिक की आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने पिस्तौल का सेफ्टी लॉक खोला हो। लुतियान के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। अब माइंड रीडिंग और उसके नए जादू का परीक्षण करने का समय आ गया था। जैसे ही लुतियान ने अपने विला में प्रवेश किया, पिस्तौल के सेफ्टी लॉक की आवाज़ गूंजी। पर लुतियान के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। ऑफिसर काय, इतनी दुश्मनी क्यों? अपने घर वापस आने पर कोई बंदूक से स्वागत करता है क्या? लुतियान ने शांत स्वर में कहा। काय निंगक्सुए ने अपनी गन ताने रखी। मुझे संदेह है कि तुम अंतर्राष्ट्रीय तस्करी सिंडिकेट के साथ मिले हुए हो। लुतियान ने मुस्कुराते हुए अपनी माइंड रीडिंग शक्ति का उपयोग किया और निंगक्सुए की आंखों में झांका। तो कल रात का मिशन फेल हो गया। तस्करों को पहले ही पता चल गया था कि पुलिस आ रही है। उन्होंने फायरिंग की, 3 ऑफिसर घायल हुए और वे भाग निकले। और अब आप इसका दोष मुझ पर मर रही हैं। निंगक्सुए सन रह गई। तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम वाकई निर्दोष नहीं हो। मैडम, मैंने आपको चेतावनी दी थी कि अपनी पीठ का ख्याल रखिएगा। आपके विभाग में कोई गद्दार मोल है, लुतियान ने कंधे उचकाते हुए कहा। निंगक्सुए की पकड़ ढीली हुई। उसे लुतियान की पुरानी बात याद आई। निंगक्सुए कल रात से भूखी थी। लुतियान ने उसके लिए स्वादिष्ट फिश सूप और नूडल्स बनाए। डिंग, काय निंगक्सुए की अनुकूलता बढ़कर 2 स्टार मित्रवत हुई। जोड़ 500 फॉर्चून पॉइंट। खाना खाते हुए निंगक्सुए ने बताया कि एक नौजवान ने कल रात उनकी मदद की थी और एक संदिग्ध को पकड़ने में सहायता की थी। लुतियान ने फिर से माइंड रीडिंग की और समझ गया, वह नौजवान कोई और नहीं बल्कि कसू फैंग था। ऑफिसर काय, वह नौजवान आपकी मदद करने नहीं बल्कि अपना उल्लू सीधा करने आया था। क्या पता वह भी गद्दारों से मिला हो। लुतियान ने अपनी वाक्पटुता एलिक्वेंस कौशल का उपयोग किया। निंगक्सुए को उसकी बात तर्कसंगत लगी। डिंग, कसू फैंग के प्रति निंगक्सुए की अनुकूलता घटी। कसू फैंग की डेस्टिनी -20। मेजबान को 400 फॉर्चून पॉइंट मिले। लुतियान और निंगक्सुए पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात इंस्पेक्टर हे से हुई, जो लुतियान को एक मामूली छात्र समझकर ताने मार रहा था। वे उस संदिग्ध से मिलने लॉकअप में गए। संदिग्ध ने पुलिस को गुमराह करने के लिए कहा कि तस्करों का ठिकाना साउथ स्ट्रीट की पुरानी फैक्ट्री है। लुतियान ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। साउथ स्ट्रीट, मुझे लगा यह ईस्टपोर्ट का वेयरहाउस नंबर 3 है। लुतियान ने सीधे तीर छोड़ा। संदिग्ध का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। निंगक्सुए हैरान थी, क्योंकि वह वेयरहाउस पहले से ही पुलिस की निगरानी में था। सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित होती है, ऑफिसर, लुतियान ने समझाया। संदिग्ध झूठ बोल रहा था क्योंकि उसे आपके विभाग के ही किसी व्यक्ति ने ऐसा करने को कहा था। बाहर आने पर लुतियान ने बड़ा खुलासा किया, वह गद्दार कोई और नहीं, इंस्पेक्टर हे ही है। निंगक्सुए गुस्से में उसे गिरफ्तार करने दौड़ी, पर लुतियान ने उसे रोक लिया। सबूत कहाँ हैं? वह एक अनुभवी पुलिस वाला है, इतनी आसानी से नहीं मानेगा। लुतियान ने पुलिस विभाग के एक कंप्यूटर पर अपना हाथ आजमाया। उसने एक लुभावना लिंक बनाया और इंस्पेक्टर हेई को ईमेल किया। तुम उसे क्या भेज रहे हो? निंगक्सुए ने पूछा। जब उसने ईमेल का शीर्षक देखा तो वह शर्म से लाल हो गई। ईमेल का टाइटल था, 2 लड़कों ने स्टोर रूम में एक सेक्सी पुलिस अधिकारी को आपत्तिजनक काम करते पकड़ा। आगे जो हुआ वह आपको चौंका देगा। सार्वजनिक रूप से न खोलें। जैसे ही इंस्पेक्टर हेई ने लालच में आकर उस लिंक पर क्लिक किया, लुतियान ने उसके फ़ोन और कंप्यूटर का पूरा डेटा हैक कर लिया। लुतियान ठहाका मारकर हंस पड़ा, काम हो गया। अब गद्दार के सारे राज मेरे हाथ में हैं। लुतियान क्लिकबैट की ताकत को बखूबी समझता था। उसका भेजा गया पुलिस अधिकारी वाला लिंक काम कर गया था। चलो, हम अंदर हैं। गद्दार इंस्पेक्टर हेई ने अपने घर के कंप्यूटर पर तगड़ा फायरवॉल लगाया है, पर मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लुतियान ने गर्व से कहा। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर बिजली की तरह चलीं और कुछ ही पलों में हेई का सारा डेटा उसके सामने था। निंगक्सुए और लुतियान ने देखा कि हेई ने न केवल तस्करी के हिसाब किताब रखे थे, बल्कि अपने साथियों को ब्लैकमेल करने के लिए कई आपत्तिजनक वीडियो भी स्टोर किए थे। निंगक्सुए गुस्से से कांप रही थी, इस नीच इंसान ने इतना पैसा और गंदा डेटा इकट्ठा किया है, अब ये कानून से नहीं बच पाएगा। शाम को लुतियान की योजना के अनुसार ऑफिसर निंगक्सुए ने इंस्पेक्टर हेई को साउथ रोड की पुरानी फैक्ट्री पर छापा मारने के लिए भेज दिया, जो एक गलत सूचना थी। जबकि वह अपनी असली टीम के साथ ईस्टपोर्ट के वेयरहाउस नंबर 3 पहुंच गई। वेयरहाउस के भीतर तस्करी का सामान पैक किया जा रहा था। ये गद्दार हमारे देश के प्राचीन अवशेषों को बेच रहे हैं, निंगक्सुए ने दांत पीसते हुए कहा। लुतियान ने देखा कि ब्लैक बेयर गैंग इस धंधे में शामिल थी। उसे याद आया कि इसी गैंग के 2 मूर्खों ने इस शरीर के मूल मालिक की जान ली थी।
अचानक एक संदूक गिरने से शोर हुआ और एक गार्ड उनकी ओर बढ़ा। लुतियान ने अपनी फुर्ती दिखाई और एक सुई सीधे गार्ड के माथे में उतार दी। वह बिना आवाज किए वहीं ढेर हो गया। निंगक्सुए लुतियान की बेरहमी और कुशलता देखकर हैरान थी। पुलिस, हाथ ऊपर। तभी निंगक्सुए की टीम ने उत्तरी गेट तोड़कर अंदर धावा बोल दिया। वेयरहाउस में अफरा तफरी मच गई। तस्करों और पुलिस के बीच खूनी मुठभेड़ शुरू हो गई। निंगक्सुए वीरता से लड़ रही थी, पर लुतियान की भाग्य की आंखों ने उसके चारों ओर एक लाल आभा, खतरे का संकेत देखी। निंगक्सुए को खतरा है, पर वह संभाल लेगी। तब तक मैं अपना काम कर लेता हूँ, लुतियान ने मन ही मन सोचा। वह नीली और हरी किरणों कीमती सामान का पीछा करते हुए वेयरहाउस के पश्चिमी ब्लॉक की ओर बढ़ा। रास्ते में कुछ गैंगस्टरों ने उसे रोका। लुतियान ने सरप्राइज मुष्टि, सर्पेंट किंग फिस्ट और अपनी लचीली देह का इस्तेमाल कर उनके वारों को हवा में उड़ा दिया। उसने टाइगर स्टांस की वध आभा स्लॉटर औरत छोड़ी, जिससे बचे हुए गैंगस्टर खौफ से कांपने लगे और घुटनों पर आ गए। लुतियान ने एक बड़ा कंटेनर खोला और उसकी आंखें चमक उठीं। अद्भुत, ये तो लिमिटेड एडिशन सामान है। उसने कीमती ज़ेब की शेर की मूर्तियां और अन्य दुर्लभ अवशेष उठाकर सीधे अपने गॉड स्पेस में डाल दिए। उसने सिर्फ वही सामान चुराया जो नीली चमक दे रहा था, बाकी सब पुलिस के लिए छोड़ दिया। तभी दूर से गोलियों की आवाज़ आई। लुतियान समझ गया कि असली नायक कसू फैंग शायद निंगक्सुए को बचाने के लिए मैदान में उतर चुका है। लुतियान के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। अब असली खेल शुरू होगा। लगातार होती गोलियों की आवाज़ सुनकर लुतियान का चेहरा गंभीर हो गया। गैंगस्टरों और पुलिस के बीच की लड़ाई अब अपने चरम पर थी। धिक्कार है, इन मामूली गुंडों के पास इतनी अच्छी क्वालिटी की बंदूकें कहाँ से आईं? लुतियान ने मन ही मन सोचा। वह मुख्य हॉल की ओर लपका। उसके हाथों में सुइयां चमक रही थीं। आयरन पेटल स्कैटर, आयरन पेटल स्कैटर। सुइयां चांदी की रोशनी की तरह गैंगस्टरों की ओर बढ़ीं। लुतियान ने एक साथ 5 सुइयां दागी। ये हिडन ब्लॉसम स्कैटरिंग आर्ट की एक गुप्त तकनीक थी। 2 गैंगस्टर वहीं ढेर हो गए और बाकी 3 दर्द से विचलित हो गए। लुतियान ने मौके का फायदा उठाकर एक गुंडे का जबड़ा तोड़ा और उसकी बंदूक छीन ली। असाधारण शक्ति के कारण उसे बंदूक के झटके रिकॉइल का कोई एहसास नहीं हुआ, हालांकि पहली बार चलाने के कारण उसका निशाना थोड़ा कच्चा था। जब गैंगस्टरों ने लुतियान पर जवाबी फायरिंग की तो उसने अपनी भाग्य की आंखों और एक्स-रे विजन को सक्रिय किया। उसे हवा में काली और लाल रंग की लकीरें दिखने लगी। ये गोलियों के रास्ते पाथवेज थे। लुतियान ने बिजली की रफ्तार से लुढ़कते हुए खुद को बचाया और पलटकर सटीक फायरिंग की। पुलिस का मनोबल बढ़ गया। भाईलू तो कमाल के योद्धा निकले। जल्द ही लुतियान और निंगक्सुए की टीम ने अधिकतर अपराधियों को काबू कर लिया। तभी एक धमाका हुआ और धुआं छंटते ही काय निंगक्सुए बाहर कूदी। सब लोग पूर्वी गेट पर जाओ, ब्लैक बियर गैंग का सरगना भागने की कोशिश कर रहा है। अचानक लुतियान की आंखों ने निंगक्सुए के चारों ओर लाल खतरा देखा। उसने फुर्ती से निंगक्सुए की कमर पकड़ी और उसे धक्का दिया। शूश! 2 खंजर ठीक उसी जगह जमीन में धंस गए जहां निंगक्सुए खड़ी थी। धुएं के बीच से एक विदेशी व्यक्ति बाहर निकला। वह ब्लॉन्ड बालों वाला स्टीव मॉरिस था। लुतियान ने उसका स्टेटस चेक किया। नाम स्टीव मॉरिस, शक्ति 1300 बी रैंक सुपरह्यूमन, स्तर निम्न चरण मार्शल मास्टर, लो स्टेज मार्शल मास्टर। मिस्काय, यह आदमी बहुत शक्तिशाली है, लुतियान ने फुसफुसाते हुए कहा। निंगक्सुए ने मुस्कुराते हुए अपनी शैडो फ्लावर बॉक्सिंग शुरू की। उसकी मुक्कों की रफ्तार तीर के समान थी। स्टीव भी मंझा हुआ फाइटर था। उसने अपनी सुरक्षा की और जवाबी हमला किया। निंगक्सुए ने अपनी टाइगर ग्रैपलिंग आर्ट का प्रदर्शन करते हुए स्टीव को पटक दिया। स्टीव ने अपने मुंह से खून पोंछा और एक ट्यूब निकाली। लुतियान समझ गया कि वह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए हाइपरजीन फ्लूइड का इस्तेमाल करने वाला है। किसी सामान्य नायक की तरह लुतियान ने उसके रूपांतरण का इंतजार नहीं किया। उसने एक सुई मारकर ट्यूब को हवा में ही फोड़ दिया। कमीने, तुमने मेरा कीमती जीन फ्लूइड बर्बाद कर दिया। स्टीव दहाड़ा। आधा फ्लूइड ही स्टीव के शरीर में गया था, पर उसकी त्वचा पत्थर की तरह सख्त होने लगी। अब गोलियां भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, स्टीव ने गर्व से कहा। उसकी शक्ति अब 1300 से बढ़कर 1400 हो गई थी। स्टीव ने बिजली की रफ्तार से हमला किया और निंगक्सुए को एक लात मारकर लुतियान की ओर फेंक दिया। लुतियान ने उसे हवा में लपका। निंगक्सुए बेहोश हो चुकी थी। अब लुतियान अकेला था। तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक पाओगे? स्टीव हंसा और लुतियान पर टूट पड़ा। लुतियान ने अपने शरीर पर एक हल्का पीला प्रकाश माना शील्ड फैलाया। स्टीव का प्रहार उसके कंधे पर लगा, पर लुतियान को एक खरोंच तक नहीं आई। स्टीव हैरान रह गया। लुतियान ने अपनी हथेलियां स्टीव के चेहरे की ओर बढ़ाईं और आग की लपटें निकलने लगीं। ब्रेथ ऑफ फायर, ब्रेथ ऑफ फायर। स्टीव के चेहरे पर लुतियान की आग की लपटें किसी मिनी फ्लेम थ्रोवर की तरह बरस रही थीं। स्टीव दर्द से दहाड़ उठा। उसका गोरा चेहरा पूरी तरह झुलस गया और वह किसी दानव जैसा दिखने लगा। लुतियान हाँफ रहा था। इस ब्रेथ ऑफ फायर ने सिर्फ 2 सेकंड में उसके 150 माना पॉइंट सोख लिए थे। स्टीव ने लड़खड़ाते हुए कहा, तुम एक जागृत अवेकेंट योद्धा हो। खत्म खेल। लुतियान ने ग्रेट हॉर्स स्टॉर्म तकनीक से स्टीव के सीने पर प्रहार किया और फिर अपनी जादुई सुई सीधे उसके माथे के भीतर उतार दी। स्टीव का पत्थर जैसा शरीर ठंडा पड़ गया और वह बेजान होकर गिर पड़ा। तभी पुलिस बल वहां पहुंचा। लुतियान ने निंगक्सुए के एक्यूपंक्चर पॉइंट को दबाकर उसे होश में लाया। निंगक्सुए ने जब स्टीव की जली हुई लाश देखी तो वह सन रह गई। तुमने एक मार्शल मास्टर को मार दिया। सुई का कमाल है ऑफिसर, लुतियान ने मुस्कुराते हुए सुई साफ की। पुलिस ने तस्करी के सामान को जब्त करना शुरू किया और माहौल जीत के जश्न में बदल गया।
तभी वेयरहाउस का दरवाजा खुला और कसू फैंग भागते हुए अंदर आया। वह पसीने से तरबतर था और चिल्लाया, कहाँ हैं गुंडे? पूरे वेयरहाउस में सन्नाटा छा गया। पुलिस और कसू फैंग एक दूसरे को देख रहे थे। कसू फैंग ने जब चारों ओर लाशें और पुलिस देखी तो उसे समझ आया कि वह बहुत देर से पहुंचा है। जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, पुलिस ने उसके पैरों के पास गोली चलाई। हाथ ऊपर, निंगक्सुए ने गुस्से में उसे हथकड़ी लगवा दी। तुम यहाँ गुप्त मिशन की जगह पर कैसे पहुंचे? जरूर तुम भी इस सिंडिकेट का हिस्सा हो। इसे वैन में डालो। कसू फैंग सफाई देता रहा पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। लुतियान ने मन ही मन ठहाका मारा, नायक सही जगह पहुंचा पर सबसे खराब समय पर। डिंग। कसू फैंग के मिशन को विफल करने के लिए जोड़ 4-0 डेस्टिनी और 1600 फॉर्चून पॉइंट्स। लुतियान ने महसूस किया कि कसू फैंग का मेडिसिन मास्टर कौशल अब सक्रिय हो गया है। उसने तुरंत निंगक्सुए को चेतावनी दी, मिस काय, ये लड़का बहुत शातिर है। यह आपको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करेगा। वह कहेगा कि वह आपकी पुरानी चोटें ठीक कर सकता है या आपको मार्शल मास्टर बना सकता है। निंगक्सुए चौंक गई। उसे मेरी चोटों के बारे में कैसे पता होगा? लुतियान ने उसका हाथ पकड़ा और उसके स्वास्थ्य की जांच की। आप अपनी चोटों को दबाने के लिए गोलियां खा रही हैं पर वे ठीक नहीं हो रही हैं। मैं एक मास्टर फिजिशियन भी हूं और मैं आपको ठीक कर सकता हूं। निंगक्सुए की आवाज़ कांपने लगी। क्या क्या ये सच है? बड़े बड़े डॉक्टर्स ने इसे असाध्य इनक्यूरेबल कहा था। आज रात मेरे घर आइए, मैं आपका इलाज करूंगा, लुतियान ने आत्मविश्वास से कहा। उसने निंगक्सुए को समझा दिया कि कसू फैंग को कम से कम 2-3 दिन हिरासत में रखा जाए। निंगक्सुए के जाने के बाद लुतियान ने सुनिश्चित किया कि आसपास कोई नहीं है। उसने हवा में हाथ लहराया और एक शानदार काली कार वहां प्रकट हुई, लैम्बोर्गिनी अवेंटेडोर प्रीमियम बैटमोबाइल एडिशन। आहा, आखिरकार तुम मेरी हुई। लुतियान अपनी नई कार को देखकर खुशी से पागल हो गया। लुतियान को लगा जैसे उसकी आत्मा 9वें आसमान पर पहुंच गई है। रात के अंधेरे में घुल जाने वाला काला रंग, एक सुडौल सुंदरी जैसा बदन और हवा को भी मात देने वाली रफ्तार। मेरी प्रियतमा। वह अपनी नई लैम्बोर्गिनी अवेंटेडोर में बैठकर भावुक हो गया। जब उसने इंजन की दहाड़ सुनी तो उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने एक्सीलेटर पर पैर रखा और कार सड़क पर एक काले धुंधलके की तरह गायब हो गई। कुछ देर मस्ती करने के बाद वह जड़ी बूटी बाजार पहुंचा। यहाँ औषधियां तो बहुत हैं पर 100 साल से पुरानी कम ही हैं। खैर, अभी के लिए काम चल जाएगा। उसने 5 मिलियन युआन खर्च किए और भारी मात्रा में जड़ी बूटियां खरीदी। उसने मन ही मन तय किया कि अब उसे बॉडी टेम्परिंग फ्लूइड से भी उन्नत औषधि बनानी होगी। घर लौटकर लुतियान ने अपोथेकरी क्लास को अपग्रेड किया। डिंग। अपोथेकरी क्लास का लेवल बढ़ा। आपको नया कौशल प्राप्त हुआ, औषधीय विखंडन, मेडिसिनल डिकंस्ट्रक्शन। इस कौशल की मदद से लुतियान अब किसी भी औषधि को सिर्फ छूकर, सूंघकर या चखकर उसके घटकों, इंग्रेडिएंट्स और बनाने की विधि का पता लगा सकता था। हाँ, इसका मतलब है कि अब मुझे किसी भी जादुई गोली की रेसिपी ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसने गॉड स्पेस में प्रवेश किया जहां सु किंग्याओ उसका इंतजार कर रही थी। किंग्याओ ने अपनी दिव्य बुद्धि से लुतियान के लिए पहले रैंक के सभी जादुई मंत्रों को और भी सटीक और शक्तिशाली बना दिया था। लुतियान ने घंटों अभ्यास किया और फायरबॉल, विंडब्लेड, अर्थशील्ड और डार्क ब्लाइंड जैसे मंत्रों को सिद्ध किया। उसने कीमती रत्नों पर एक्सप्लोसिव फ्लेम चार्म जैसे ताबीज भी उकेरे जो बार बार इस्तेमाल किए जा सकते थे। उधर पुलिस स्टेशन में छापेमारी के बाद का जश्न चल रहा था। इंस्पेक्टर हेई को रंगे हाथों पकड़ा जा चुका था। वह गिड़गिड़ा रहा था पर सुपरिटेंडेंट लिन ने उसे गद्दार करार देते हुए सस्पेंड कर दिया। निंगक्सुए को उसकी बहादुरी के लिए स्टेशन चीफ के पद पर प्रमोट करने की बात कही गई। स्टेशन छोड़ने से पहले निंगक्सुए कसू फैंग के लॉकअप में पहुंची। नाम कसू फैंग, उम्र 22, लिंग सेक्स, मैं अभी भी वजिन हूं, कसू फैंग ने ढिठाई से जवाब दिया। निंगक्सुए ने मेज पर हाथ पटका। तमीज से जवाब दो, तुम वेयरहाउस में क्या कर रहे थे? कसू फैंग ने अपना हीरो वाला अंदाज दिखाया। हवाओं ने मुझे बताया कि वहां कुछ गलत हो रहा है। मैं समाज की भलाई के लिए वहां गया था। निंगक्सुए ने उसे पागल समझकर जाने के लिए मुड़ी। तभी कसू फैंग ने अपना आखिरी पत्ता फेंका। सुंदर पुलिस दीदी, आप बीमार हैं। आपके शरीर में एक पुरानी चोट है। आपकी नसें, मेरी नसें क्षतिग्रस्त हैं और आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह बाधित है। यही कहना चाहते हो न? निंगक्सुए ने बीच में ही टोक दिया। कसू फैंग के होश उड़ गए। तुम्हें पता है? वह मन ही मन चिल्लाया, यह क्या हो रहा है? स्क्रिप्ट के हिसाब से तो उसे हैरान होना चाहिए था। निंगक्सुए के दिमाग में लुतियान की बातें गूंज रही थीं। उसे समझ आ गया कि लुतियान ने इस धूर्त के बारे में बिल्कुल सही चेतावनी दी थी। मुझे पहले से ही पता था कि तुम यही कहोगे। आगे बढ़ो, बताओ और क्या झूठ बोलोगे? काय, निंगक्सुए ने लॉकअप के बाहर से ठंडी हंसी के साथ कहा, खांसते हुए। चूंकि आपको पता है तो यह और भी अच्छा है। मैं आपकी क्षतिग्रस्त नसों, वेन्स को ठीक कर सकता हूं। कसू फैंग ने अपनी नायक वाली छवि बनाने की कोशिश की। ऐसा है क्या? पर जहां तक मुझे पता है, नसों की क्षति को ठीक करना नामुमकिन है। यहां तक कि बड़े बड़े मिरेकल मास्टर्स भी इसे पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते। की है, सिर्फ इसलिए कि वे नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी नहीं कर सकता। मेरे पास प्राचीन औषधीय कला का ज्ञान है, कसू फैंग ने गर्व से कहा। उसे अपने सिस्टम पर पूरा भरोसा था। मैं न केवल तुम्हें ठीक करूंगा बल्कि तुम मार्शल मास्टर स्तर पर भी पहुंच जाओगी। निंगक्सुए ने उपहास किया। ऐसा लगता है कि तुम्हारे बारे में अफवाहें सच हैं। तुम वाकई एक मंदबुद्धि जालसाज हो। मैं तुम्हें छोड़ने वाली थी पर अब तुम यहीं सड़ोगे।
कसू फैंग चिल्लाता रहा पर निंगक्सुए वहां से चली गई। डिंग, कसू फैंग का मिशन विफल। कोई पॉइंट नहीं मिले। शाम को निंगक्सुए लुतियान के विला पहुंची। जिया यानरू घर पर नहीं थी, इसलिए वे दोनों अकेले थे। लुतियान ने उसके लिए गर्मा गर्म मछली का सूप और नूडल्स बनाए। वाह लुतियान, तुम वाकई बहुत प्रतिभाशाली हो। ये खाना अद्भुत है। निंगक्सुए ने तृप्ति से भोजन किया। डिंग, काय निंगक्सुए की अनुकूलता बढ़ी। जोड़ 300 फॉर्चून पॉइंट। भोजन के बाद लुतियान उसे अपने बेडरूम में ले गया। निंगक्सुए थोड़ी घबराई हुई थी। क्या तुम वाकई मेरी नसों को ठीक कर सकते हो? बिल्कुल, बस जैसा मैं कहूं वैसा करो। सबसे पहले अपने कपड़े उतार दो, लुतियान ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। निंगक्सुए का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। लुतियान ने तुरंत सफाई दी। नसों के उपचार एक्यूपंक्चर के लिए कपड़े बाधा बनेंगे, पर अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता हूं। लुतियान ने आंखों पर पट्टी बांधी, पर उसने गुप्त रूप से अपनी एक्स-रे विजन सक्रिय कर ली थी। उसे सब कुछ साफ दिख रहा था। निंगक्सुए ने हिचकिचाते हुए अपने कपड़े उतारे और बिस्तर पर लेट गई। वह लाल रंग के अंतःवस्त्रों लॉन्जरे में किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। लुतियान ने पट्टी के पीछे से अंधा होने का नाटक किया और उसके पेट और शरीर पर हाथ फेरना शुरू किया। उसने चुपके से समर रेन मसाज तकनीक का इस्तेमाल किया। लुतियान, तुम क्या कर रहे हो? निंगक्सुए ने एक मधुर सिसकारी भरी। उसे अपने शरीर में एक अजीब सुखद लहर महसूस हुई। क्षमा करना सिस्टर निंगक्सुए, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, इसलिए हाथ यहाँ वहाँ चले गए। लुतियान ने मासूमियत का ढोंग करते हुए उसके वक्षों को धीरे से दबाया। निंगक्सुए शर्म से लाल थी, पर उसे बहुत आराम महसूस हो रहा था। जल्द ही लुतियान ने ऋषि दिव्य सुई कला सेजस डिवाइन नीडल आर्ट शुरू की। उसने बिजली की गति से सुइयां चुभाईं। अंत में जब उसने मुख्य सुई उसके सीने के बीच में लगाई तो निंगक्सुए की आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी खोलने लगी। इसे सहन करो निंगक्सुए, लुतियान ने चेतावनी दी। कुछ पलों के दर्द के बाद ऊर्जा स्थिर हो गई। लुतियान ने उसे रिकवरी पोशन पिलाया। ये तो चमत्कार है। मेरी सारी बाधाएं दूर हो गई हैं। मैं फिर से मार्शल मास्टर बन गई हूँ। निंगक्सुए ने खुशी में लुतियान को गले लगा लिया। पट्टी लुतियान की आंखों से गिर गई और उसका चेहरा निंगक्सुए के कोमल अंगों में दब गया। लुतियान की उत्तेजना बढ़ गई और उसकी शक्ति निंगक्सुए के पेट पर चुभने लगी। निंगक्सुए को एहसास हुआ कि वह नग्न है। क्या? वह चिल्लाए और उसने लुतियान को पीछे धकेल दिया। सिस्टर निंगक्सुए, मैंने आपकी इतनी मदद की और आपने मुझे पटक दिया। लुतियान ने दर्द का नाटक करते हुए आह भरी। मैं माफी चाहती हूँ। निंगक्सुए शर्मिंदा थी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ। लुतियान ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए उसकी छाती की ओर इशारा किया। मुझे उन्हें छूने का मौका नहीं मिला। क्या मैं अब छू सकता हूँ? क्या? तुमने क्या कहा? काय निंगक्सुए सन रह गई। तुम मेरे वक्षों को छूना चाहते हो? क्यों नहीं? लुतियान ने मासूमियत से कहा। मैंने तुम्हें तस्करों के सरगना को पकड़ने में मदद की, स्टीव से तुम्हारी जान बचाई और तुम्हारी मार्शल मास्टर वाली शक्तियां वापस दिलाईं। निंगक्सुए का चेहरा शर्म से लाल हो गया। इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें उन्हें छूने दूं। लुतियान ने ठंडी आह भरी। कितना दुखद है। वे कितने कोमल और मखमली लग रहे थे। निंगक्सुए ने मन ही मन सोचा, इसने मेरी मदद तो की ही है और पट्टी बांधने के बहाने तो ये पहले ही हर जगह छू चुका है, अब क्या फर्क पड़ता है। उसने आंखें मूंद कर कहा, ठीक है, सिर्फ 10 सेकंड और मैं कपड़े नहीं उतारूंगी। जैसे ही उसने गिनती शुरू की 1, 2, 3, 9, 10, उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। आंखें खोलने पर उसने देखा कि लुतियान दरवाजे पर खड़ा हंस रहा था। सिस्टर निंगक्सुए, आप वाकई बहुत प्यारी लग रही थीं। बदमाश लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निंगक्सुए ने तकिया उठाकर मारा, पर उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। उसने लुतियान से शर्त रखी कि वह उसे 3 दिन तक खाना खिलाएगा और पुलिस स्टेशन में उसकी मदद करेगा। अगली सुबह यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम का दिन था। लुतियान ने रात भर सोने के बजाय अपनी साधना जारी रखी। उसने 7 स्टार डिवाइन बीस्ट एक्सरसाइज की 5वीं मुद्रा एलिफेंट स्टार का अभ्यास किया। यह मुद्रा शरीर के मांस और मांसपेशियों को हाथी की तरह शक्तिशाली और मजबूत बना देती है। इसका पहला चरण है व्हाइट टस्कर। 12 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद लुतियान की शक्ति 450 से बढ़कर 900 हो गई। अब वह एक चरण के मार्शल प्रशिक्षु जितना शक्तिशाली था। उसका शरीर अब किसी मॉडल की तरह सुगठित और आकर्षक दिखने लगा था। पर्पल स्टार अकेडमी के बाहर सुरक्षा कड़ी थी। लुतियान वहां पहुंचा तो उसे मू यूनयून और ली यूलिंग मिली। कुछ देर बाद कसू फैंग बॉडीगार्ड भी भागते हुए आया, जो रात भर जेल में रहने के कारण बेहाल दिख रहा था। मिस मू, मैं पुलिस स्टेशन में था। कसू फैंग ने सफाई देनी चाहिए। चुप रहो, तुम एक अपराधी हो, मैं पिताजी को सब बता दूंगी। यूनयून ने जहर बुझी बातों से उसे चुप करा दिया। जैसे ही यूनयून परीक्षा हॉल की ओर बढ़ी, लुतियान की भाग्य की आंखों ने खतरे का संकेत दिया। इस बार खतरा सिर्फ यूनयून पर है। शायद परीक्षा के बाद कुछ होने वाला है, उसने सोचा। परीक्षा शुरू हुई। लुतियान के लिए गणित और भौतिकी के सवाल किसी मजाक की तरह थे। मैकेनिकल गॉड की यादों के कारण उसके दिमाग की रफ्तार सुपर कंप्यूटर जैसी थी। लुतियान ने 5 घंटे का पेपर मात्र 2.5 घंटे में खत्म कर लिया। उसकी लिखाई कैलीग्राफी सेंट क्लास की वजह से किसी कलाकृति जैसी दिख रही थी। जब उसने समय से काफी पहले अपनी उत्तर पुस्तिका जमा की तो पूरा हॉल और परीक्षक दंग रह गए। छात्र, अभी बहुत समय बाकी है। कोई बात नहीं, मैंने सब कर लिया है, लुतियान ने शिष्टता से मुस्कुराते हुए कहा।
हॉल से बाहर निकलकर वह बाथरूम की ओर बढ़ा। उसने अपने गॉड स्पेस से कीमती रत्न और अपनी सुइयां निकालीं। उसे पता था कि परीक्षा खत्म होते ही यूनियन पर होने वाले हमले के लिए उसे कुछ विशेष ताबीज तैयार करने होंगे। घंटी बजी और परीक्षा समाप्त हो गई। सभी छात्रों ने राहत की सांस ली। मु यूनियन मुस्कुराते हुए बाहर आए। पेपर बहुत कठिन था, पर मैंने सब ठीक से कर लिया, उसने गर्व से कहा। तभी लुतियान उसके पास पहुंचा। अरे, यूलिंग कहाँ है? लुतियान ने पूछा। वह शायद पीछे रह गई है, यूनियन ने जवाब दिया। अचानक लुतियान की आंखों ने देखा कि एक सुरक्षा गार्ड यूनियन की ओर बढ़ रहा है। लुतियान ने तेजी से उसे धक्का दिया और गार्ड के हाथ से एक सिरिंज नीचे गिर गई। लुतियान समझ गया कि यूनियन का अपहरण करने की कोशिश की जा रही है। उसने तुरंत यूनियन का हाथ पकड़ा और उसे भीड़ से दूर ले गया। यूनियन, कुछ लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं, शायद दाशी पवेलियन के गुंडे, लुतियान ने फुसफुसाते हुए कहा। जब वे सुरक्षित जगह पहुंचे तो यूनियन घबरा गई। यूलिंग अब तक बाहर नहीं आए। लुतियान ने अपनी एक्स-रे विजन और भाग्य की आंखों का इस्तेमाल किया। उसने देखा कि कुछ नकाबपोश लोग अकेडमी के पिछले गेट से एक लड़की को वैन में डालकर ले जा रहे हैं। धिक्कार है, वेली यूलिंग को उठा ले गए, लुतियान चिल्लाया। उसने तुरंत एक खाली ताबीज अपनी जादुई माना से भरा और भागते हुए उसे वैन के पीछे चिपका दिया। यूनियन रोने लगी। यूलिंग मेरी वजह से मुसीबत में है। तभी कसू फैंग वहां पहुंचा। मिस मू, चिंता मत कीजिए, मैं यूलिंग को ढूंढ लूंगा, उसने सीना ठोक कर कहा। लुतियान ने चुटकी ली। ब्रदर कसू, अगर तुम्हें सब पता है तो यहाँ भाषण देने के बजाय जाओ और उसे ढूंढो। कसू फैंग हड़बड़ा कर अपनी कार में निकल गया। यूनियन, कसू फैंग को कैसे पता चला कि यूलिंग कहाँ है? लुतियान ने जानबूझकर शक पैदा किया। शायद वह किडनैपर्स के साथ मिला हो। यूनियन ये सुनकर दंग रह गई। लुतियान ने निंगक्सुए को फोन किया और फिर यूनियन को अपनी लैम्बोर्गिनी में बैठने को कहा। लुतियान हवा में तैर रहे माना के धागे जो उसने ताबीज के जरिए वैन पर छोड़ा था का पीछा कर रहा था। जल्द ही वे एक सुनसान फैक्ट्री के पास पहुंचे। यूनियन, तुम यहाँ रुको, ये ताबीज पकड़ो, अगर कोई पास आए तो इसे जोर से भींच देना। लुतियान ने उसे एक्सप्लोसिव फ्लेम जाम दिया। लुतियान किसी बंदर की तरह पाइपों पर चढ़कर फैक्ट्री के भीतर घुसा। भीतर 20 से ज्यादा गार्ड्स थे और 2 मार्शल मास्टर। उसने अपनी टाइगर स्टांस का उपयोग कर बिना शोर किए एक गार्ड को मार गिराया। तभी फैक्ट्री का मुख्य दरवाजा धमाके के साथ खुला। कमीनो, ली यूलिंग को छोड़ दो वरना तुम्हारी मौत निश्चित है। कसू फैंग दहाड़ते हुए अंदर आया। लुतियान ने अपना माथा पीट लिया। ये बेवकूफ चुपके से बचाने के बजाय शोर मचाकर खुद को हीरो साबित करना चाहता है। कसू फैंग ने गुंडों से लड़ना शुरू किया। लुतियान ने मौके का फायदा उठाया। उसने देखा कि यूलिंग एक कमरे में बंद है और बाहर एक मार्शल मास्टर खड़ा है। लुतियान ने एक योजना बनाई। वह दरवाजे के पास पहुंचा और उसे खटखटाया। कौन है? भीतर से आवाज आए। मालिक ने सेवा के लिए भेजा है। लुतियान ने एक विशेष एक्यूपॉइंट दबाया जिससे उसकी आवाज एक आकर्षक लड़की जैसी हो गई। जैसे ही दरवाजा खुला और मार्शल मास्टर यह सोचकर बाहर आया कि कोई लड़की है, उसने एक सुंदर नौजवान को देखा। अरे ये क्या? इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, लुतियान की सुइयां बिजली की तरह चमकी। मार्शल मास्टर को उम्मीद नहीं थी कि कोई यहाँ उस पर हमला करेगा। लुतियान ने पलक झपकते ही 3 सुइयां दागी, एक माथे पर, एक गले पर और एक सीधे दिल पर। मार्शल मास्टर को प्रतिक्रिया देने का मौका तक नहीं मिला और वह ढेर हो गया। कमरे के भीतर एक और गुंडा था जिसे लुतियान ने ग्रेट हॉर्स स्टॉम्प और एलिफेंट स्टांस की संयुक्त शक्ति से दीवार में जड़ दिया। लुतियान की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने अनजाने में उस आदमी का कचरा बना दिया। ली यूलिंग, लुतियान ने देखा कि यूलिंग कुर्सी से बंधी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लुतियान ने जल्दी से उसके बंधन खोले। यूलिंग ने उसे कसकर गले लगा लिया। लुतियान, तुम आ गए, मैं बहुत डरी हुई थी। यूलिंग ड्रग्स के कारण कमजोर थी, इसलिए वह खड़ी नहीं हो पा रही थी। लुतियान ने उसे अपनी पीठ पर चढ़ाया। बाहर निकलते समय जो भी गार्ड सामने आया, लुतियान ने उसे 1000 हॉर्स फिस्ट से उड़ा दिया। हम दूसरी मंजिल पर हैं, नीचे कैसे उतरेंगे? यूलिंग घबराए। मुझ पर भरोसा है? लुतियान ने पूछा। यूलिंग के हाँ कहते ही वह पुराने पाइप के सहारे नीचे उतरा और पहली मंजिल से सीधे जमीन पर कूद गया। 7 स्टार डिवाइन बीस्ट की शक्ति ने झटके को सोख लिया और वे सुरक्षित बाहर निकल आए। जब वे यूनियन को सुरक्षित स्थान से लेने पहुंचे तो देखा कि 2 गुंडों ने यूनियन को बंधक बना रखा है और पुलिस ने उन्हें घेर रखा है। हिलो मत वरना इसे मार देंगे, एक गुंडा चिल्लाया। लुतियान ने जोखिम लिया। वह बिजली की गति से आगे बढ़ा और यूनियन को पकड़ने वाले गुंडे के हाथ को लकवाग्रस्त पैरालाइज कर दिया। दूसरे गुंडे ने लुतियान पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। यूनियन डर से आंखें मूंद कर चिल्लाए, लुतियान, मैं भी तुम्हारे साथ लूंगी। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो दंग रह गई। लुतियान के हाथ में एक पीला रत्न अर्थ-शील्ड चमक रहा था और गोलियां उसके शरीर से टकराकर नीचे गिर रही थीं। लुतियान ने पलटकर सुई दागी और दूसरे गुंडे को भी खत्म कर दिया। क्या हम जिंदा हैं? यूनियन ने हक्का बक्का होकर पूछा। हाँ, और यह जगह नर्क जैसी नहीं दिखती, लुतियान मुस्कुराया। तभी यूलिंग भागती हुई आए और दोनों लड़कियों ने लुतियान को गले लगाकर रोना शुरू कर दिया। डिंग, मु यूनियन और ली यूलिंग की अनुकूलता बड़ी प्यार में। जोड़ 1000 फॉर्चून पॉइंट्स। डिंग, कसू फैंग का प्लॉट नष्ट। कसू फैंग की डेस्टिनी -50, होस्ट को जोड़ 50 डेस्टिनी और 2000 फॉर्चून पॉइंट्स। यूलिंग के पिता ली यून वहां पहुंचे। उन्होंने लुतियान का शुक्रिया अदा किया और उसे अपने घर आने का न्योता दिया। उधर फैक्ट्री के भीतर कसू फैंग ने सभी गार्ड्स को पीट कर धराशायी कर दिया था।
वह घायल था पर मन ही मन खुश था। अब मैं यूलिंग को बचाऊंगा और मू यूनयुन मेरा लोहा मानेगी। लेकिन जैसे ही वह कमरे में घुसा वहां सन्नाटा था। न यूलिंग थी न गुंडे। बीप। होस्ट के पहुंचने से पहले ही ली यूलिंग को बचाया जा चुका है। मिशन विफल। पॉइंट्स की कटौती। क्या ये कैसे हो सकता है? किसने उसे बचाया? कसू फैंग दीवार पर मुके मारने लगा। तभी पुलिस वहां पहुंची और कसू फैंग को अपराधी समझकर पकड़ने दौड़ी। कसू फैंग को वहां से दुम दबाकर भागना पड़ा। कौन है वो जो बार बार मेरे प्लान में टांग अड़ा रहा है? मैं उसे जान से मार दूंगा। कसू फैंग के पास रोने के लिए आंसू भी नहीं बचे थे। लुतियान अपने विला लौटा जहां ऑफिसर निंगक्सुए खिड़की से घुसकर उसका इंतजार कर रही थी। लुतियान ने उसके लिए स्वादिष्ट खाना बनाया और दोनों ने मिशन की सफलता का जश्न मनाया। निंगक्सुए ने उससे स्टीव मॉरिस की मौत का राज पूछना चाहा पर लुतियान ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर बात टाल दी। अगले दिन लुतियान अपनी फरारी लेकर यान शाओ, यान सियो और यान मिंगजू के घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि कुछ गुंडे उनके घर को जब्त करने आए थे क्योंकि यान शाओ समय पर कर्ज नहीं चुका पाया था। क्या हो रहा है यहाँ? लुतियान ने भीड़ चीरते हुए पूछा। इन्होंने घर गिरवी रखकर कर्ज लिया था। अब या तो 500,000 युआन दो या घर खाली करो, काले सूट वाले आदमी ने कहा। लुतियान ने बिना पलक झपकाए अपने फोन से पैसे ट्रांसफर कर दिए। सौदा खत्म, अब जाओ यहाँ से। लुतियान की इस उदारता ने यान भाई बहन को दंग कर दिया। लुतियान ने न केवल कर्ज चुकाया बल्कि यान शाओ को एक शानदार नौकरी का प्रस्ताव भी दिया, विदेश में एक प्राचीन वस्तुओं एंटीक्स की कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी, जिसका वेतन $1000 प्रति माह था। लेकिन मिंगजू का क्या? वह बीमार है, मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? यान शाओ ने विरोध किया। उसकी चिंता मत करो, मैं आज मिंगजू का इलाज करूंगा, लुतियान ने आत्मविश्वास से कहा। उसने यान शाओ को जड़ी बूटियां लाने बाजार भेज दिया ताकि वह शांति से उपचार कर सके। यान मिंगजू के कमरे में लुतियान ने उसे बताया कि उसे डार्क वेन ब्लॉकेज है जो अत्यधिक इन ऊर्जा के संचय के कारण हुआ है। मिंगजू, अब अपने कपड़े उतार दो। घबराओ मत, तुम अंतर्वस्त्र अंडरगारमेंट्स पहन सकती हो, लुतियान ने कहा। मिंगजू का चेहरा शर्म से लाल हो गया। जब वह सफ़ेद ब्रा और अपने फ्लावर फेरी वाले अंडरवियर में बिस्तर पर लेटी तो लुतियान ने अपनी हंसी रोकी। भाई लू, आप मुझे देख रहे हैं? मिंगजू चिल्लाए। नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हारी नसों की जांच कर रहा हूँ, लुतियान ने हड़बड़ाकर कहा। लुतियान ने अपनी ऋषि दिव्य सुई कला और माना का उपयोग शुरू किया। उसने मिंगजू के शरीर से ठंडी काली येन ऊर्जा को खींचना शुरू किया। सुइयों के सिरों से काला धुआं निकलने लगा जिसे लुतियान ने अपनी ऊर्जा अवशोषण कला से सोख लिया। जैसे जैसे येन ऊर्जा कम हुई, मिंगजू के मुरझाए हुए पैरों में गुलाबी रंगत लौटने लगी। 1 घंटे की मेहनत के बाद लुतियान ने सुइयां हटा दी। मिंगजू, अब चलने की कोशिश करो। मिंगजू के दिल की धड़कनें तेज थीं। उसने जैसे ही फर्श पर पैर रखा उसे ठंडक महसूस हुई। उसने एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा, और वह चलने लगी। जो लड़की सालों से व्हीलचेयर पर थी वह अब अपने पैरों पर खड़ी थी। वह खुशी से रोने लगी और लुतियान को कसकर गले लगा लिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। यान शाओ जड़ी बूटियां लेकर वापस आ गया था। भाई लू, मिंगजू, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? यान शाओ घबरा गया। तभी दरवाजा खुला। बड़े भाई, स्वागत है। मिंगजू अपने पैरों पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। यान शाओ अपनी आंखों के सामने के दृश्य को देखकर जड़ हो गया था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बहन यान मिंगजू अपने पैरों पर खड़ी है। मिंगजू, बड़े भाई, मिंगजू ने चाहते हुए कहा। तुम ठीक हो गई हो? यान शाओ की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। मिंगजू का चेहरा अब पहले जैसा पीला नहीं था जिससे उसकी खूबसूरती और निखर आई थी। यान शाओ ने अपनी बहन को कसकर गले लगा लिया। लुतियान ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रदर यान, क्या आपको मेरा उपहार पसंद आया? उसने स्पष्ट किया कि मिंगजू की हड्डियों में अभी भी कुछ यिन ऊर्जा बाकी है, इसलिए उसे कुछ दिनों तक और देखभाल की जरूरत होगी। यान शाओ ने लुतियान का आभार व्यक्त किया और उसे स्वर्ग से भेजा गया फरिश्ता बताया। लुतियान ने उसे अपने विदेश जाने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने को कहा। मिंगजू ने मजाक में कहा, भाई लू, अब तो आपने मुझे लगभग नग्न देख लिया है, अब तो मेरा कर्ज उतारने के लिए आपको मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। लुतियान हड़बड़ा गया और यान शाओ इस मजाक पर खांसने लगा। वहां से विदा लेकर लुतियान अपने अगले पड़ाव फैंग हवेली फंग मैंशन पहुंचा। लिटिल लू, तुम्हें इस बूढ़े की याद आ ही गई। फैंग ताइहोंग ने चाय पीते हुए उसका स्वागत किया। लुतियान ने उनके लिए रोरिंग टाइगर वास और एक प्राचीन स्क्रॉल उपहार में दिया। ताइहोंग मिंग राजवंश के असली फूलदान को देखकर दंग रह गए, जिसकी नक्काशी अंधेरे में भी चमकती थी। यह उपहार बहुत कीमती है बेटा, ताइहोंग ने कहा। इतिहासकार के लिए यह इतिहास का हिस्सा है, मेरे लिए तो बस एक सजावट की वस्तु, लुतियान ने विनम्रता से जवाब दिया। तभी फैंग होंग्यान वहां पहुंची। लुतियान ने उससे एक छोटा सा आसान मांगा, यान शाओ को उसकी विदेशी शाखा में $2000 के वेतन पर अप्रेजर की नौकरी देना। होंग्यान मान गई और उसने लुतियान को फ्लेमक्लाउड इंपीरियल जेड की बिक्री से हुए 60 मिलियन युआन 60 करोड़ का कार्ड थमाया। होंग्यान ने लुतियान से अपनी नई कंपनी में मदद मांगी। लुतियान ने मुस्कुराते हुए वादा किया कि वह उसकी पुकार पर हमेशा हाजिर रहेगा। ताइहोंग अपनी पोती और लुतियान के बीच की बढ़ती केमिस्ट्री देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे। शाम का समय था। लुतियान ने जिया यानरूक को फोन किया और उसे अपनी जीत और मिंगजू के ठीक होने की खबर दी। यानरू ने उसे कामुक और आत्ममुग्ध कहकर चिढ़ाया। तभी लुतियान के फोन पर एक मैसेज चमका। यह मू यूनयुन का था। क्या तुम अभी पाक में आ सकते हो?
मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। लुतियान की भौहें सिकुड़ गईं। इतनी देर रात मु यूनयून उसे पार्क में क्यों बुला रही थी? क्या ये किसी नए खतरे का संकेत था या यूनयून के दिल में कुछ और ही चल रहा था? ज़िया यानरूप से विदा लेने के बाद लुतियान ने मु यूनयून का मैसेज पढ़ा। इतनी रात को पार्क में? लुतियान ने अपनी भाग्य की आंखों को सक्रिय किया। पार्क का इलाका पीली और लाल आभा से भरा था। तो यह एक जाल है। जान का खतरा तो नहीं, पर कुछ गड़बड़ जरूर है, उसने मन ही मन सोचा। जैसे ही वह पार्क के अंधेरे हिस्से में पहुंचा, एक साया बिजली की गति से उसकी ओर लपका। लुतियान ने सरप्राइज मुष्टि से बचाव किया, पर हमलावर काफी ताकतवर था। उसने अपनी चालें बदलीं और ड्रंकन एप स्टेप्स का उपयोग कर हमलावर के वारों को चकमा देना शुरू किया। तभी हमलावर ने लुतियान के पैरों पर हमला कर उसे नीचे गिरा दिया और मजबूती से जकड़ लिया। मु यूनयून से दूर रहो, वरना अपनी मर्दानगी से हमेशा के लिए हाथ धो बैठोगे। एक कर्कश आवाज गूंजी। हमलावर ने जबरदस्ती लुतियान के मुंह में एक गोली डाल दी। लुतियान ने उसे निगल लिया। हमलावर उसे नपुंसक यूनक बनने की धमकी देकर वहां से भाग निकला। लुतियान खड़ा हुआ और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। कसू फैंग, तुम वाकई बेसब्र हो गए हो। वह जानता था कि वह हमलावर कसू फैंग ही था, क्योंकि उसके पीछे सुनहरी चमक प्रोटैगनिस्ट औरत साफ दिख रही थी। लुतियान, तुमने वह रूनिंग यांग पिल क्यों खाए? ये तुम्हारी मर्दानगी खत्म कर देगी। सु किंग्याओ ने घबराते हुए पूछा। चिंता मत करो सिस्टर सु। पहला कारण, मैं इस दवा के असर को आसानी से बेअसर कर सकता हूँ। दूसरा कारण, मैं इस हमले का इस्तेमाल कसू फैंग को बर्बाद करने के लिए करूंगा। लुतियान ने ऑफिसर निंगक्सुए को फ़ोन किया और पार्क की सीसीटीवी फुटेज निकलवाने का अनुरोध किया। कल एक बेहतरीन शो होगा। रात को गॉड स्पेस में लुतियान ने अपनी साधना जारी रखी। उसने पहली बार बिजली के तत्व लाइटनिंग एलिमेंट पर नियंत्रण पाया। रैंक 1 लाइटनिंग स्पेल, लाइटनिंग शॉक। लुतियान की उंगलियों से बिजली की एक पतली लकीर निकली। ये घातक नहीं थी, पर दुश्मन को लकवाग्रस्त पैरालाइज करने के लिए काफ़ी थी। उसने महसूस किया कि ज़िया यानरू और यान मिंगजू से मिली यिन ऊर्जा के कारण उसकी अंधेरे, डार्कनेस और जल वाटर के जादू की शक्ति काफ़ी बढ़ गई है। साथ ही उसने अपनी हिडन ब्लॉसम स्कैटरिंग आर्ट को लेवल 2 पर अपग्रेड किया। अब उसे एब्सोल्यूट एम, अचूक निशाना और असासिन हमले के दौरान 50% अधिक शक्ति जैसी क्षमताएं मिल चुकी थीं। लुतियान अपनी नई शक्तियों और कसू फैंग के खिलाफ अपनी योजना के साथ अगली सुबह का इंतजार करने लगा। सूरज की किरणों के साथ लुतियान की नींद खुली। रात में उसने माना के साथ ईगल स्टांस का अभ्यास किया था। वह भी नाश्ता तैयार कर ही रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी। ऑफिसर निंगक्सुए अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद वहां पहुंची थी। ये रही पार्क की सीसीटीवी फुटेज। निंगक्सुए ने अपना फोन लुतियान के सामने रखा। फुटेज में लुतियान और नकाबपोश हमलावर कसू फैंग की लड़ाई साफ दिख रही थी। उस हमलावर की ताकत जबरदस्त है, वह एक मार्शल मास्टर है, निंगक्सुए ने गंभीरता से कहा। हाँ, पर वह खुद को रोक रहा था। खैर, वह जो भी था, उसे बहुत बुरी मौत नसीब होने वाली है, लुतियान ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। निंगक्सुए ने उसे शाम को पुलिस स्टेशन आने को कहा ताकि वह ब्लैकबियर गैंग के सरगना से जानकारी उगलवा सके। निंगक्सुए के जाने के बाद लुतियान ने मु यूनयून को फ़ोन किया और अपना मास्टर प्लान शुरू किया। यूनयून, मैं बर्बाद हो गया हूँ। अब जीने का कोई मतलब नहीं है। मौत ही बेहतर है, लुतियान ने रोने का नाटक करते हुए कहा। मु यूनयून और ली यूलिंग घबराकर 10 मिनट के भीतर उसके विला पहुंच गईं। वहां उन्होंने देखा कि लुतियान सोफे पर बेजान पड़ा है और सिगरेट पी रहा है। लुतियान, क्या हुआ तुम्हें? यूनयून ने चिल्लाकर पूछा। लुतियान ने कांपते हुए उसे वह फर्जी मैसेज दिखाया जो कसू फैंग ने उसके फ़ोन से भेजा था। मैं कल रात पार्क गया था, वहां एक नकाबपोश ने मुझ पर हमला किया और मुझे एक नपुंसक बनाने वाली गोली इम्पोर्टेंस पिल खिला दी। उसने कहा कि अगर मैं तुम्हारे करीब आया तो मैं कभी मर्द नहीं बन पाऊंगा। और अब मेरा वो काम नहीं कर रहा। यूनयून और यूलिंग सन रह गईं। ये नामुमकिन है, वह झूठ बोल रहा होगा, यूनयून ने कहा। लेकिन मैंने गंदी फिल्में वीडियोस देखकर चेक किया, कुछ नहीं हुआ। लुतियान ने रोते हुए अपना चेहरा छिपा लिया। मजबूर होकर मु यूनयून ने एक बड़ा कदम उठाया। ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो मैं ही इसकी जिम्मेदारी लूंगी। चलो बाथरूम में, हम चेक करेंगे कि वह गोली वाकई असर कर गई है या नहीं। यूलिंग बाहर इंतजार करती रही और यूनयून लुतियान को लेकर बाथरूम में गई। वहां लुतियान ने अपना पजामा उतारा और यूनयून शर्म से लाल हो गई। ये तो काफी बड़ा है, उसने बुदबुदाया। लुतियान के निर्देश पर यूनयून ने उसे अपने कोमल हाथों से सहलाना स्ट्रोक शुरू किया। लुतियान का दिल उत्साह से धड़क रहा था, पर उसने अपनी शक्ति को कंट्रोल करके रखा ताकि वह खड़ा न हो। कुछ मिनटों तक कुछ नहीं हुआ। देखा, मैं खत्म हो गया हूँ, लुतियान ने उदासी का ढोंग किया। उम्मीद मत हारो, शायद थोड़े और उत्तेजना की जरूरत है, यूनयून ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। लुतियान ने उसे दीवार से सटाया और उसे गहराई से चूमना शुरू किया। उसने अपने हाथ यूनयून के कपड़ों के भीतर डाले और उसके पहाड़ों को सहलाने लगा। यूनयून का शरीर गर्म हो गया और वह इस नए एहसास में खो गई, पर अचानक उसे होश आया और उसने लुतियान को धक्का दिया। काम किया, उसने उम्मीद से पूछा। लुतियान ने सिर झुका लिया। नहीं, अभी भी बेकार है। बाथरूम से बाहर आने पर दोनों के चेहरे उतरे हुए थे। ली यूलिंग ने जब देखा कि मु यूनयून की मेहनत भी बेकार गई, तो उसने लुतियान की ओर दया भरी नजरों से देखा। अब मु यूनयून के दिल में उस नकाबपोश हमलावर कसू फैंग के लिए नफरत की आग भड़क उठी थी।
सब खत्म हो गया, इसका कोई इलाज नहीं है। लुतियान की आवाज़ में गहरी हताशा थी। मैं तो बस तुम दोनों की मदद करना चाहता था, पर देखो मेरा क्या हाल हो गया। मु यूनयून ने उसे दिलासा दिया, चिंता मत करो लुतियान, हम कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। तभी ली यूलिंग को याद आया कि उसके दादाजी, जो पारंपरिक चिकित्सा के दिग्गज हैं, आज राजधानी से वापस आ रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि शायद वे लुतियान को ठीक कर सकें। लुतियान ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, शुक्रिया यूलिंग, पर अब कौन सी लड़की मुझसे शादी करना चाहेगी? जो लड़की मेरे साथ रहेगी उसे मैं कभी संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा। यूलिंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया, पर मु यूनयून चुपचाप कुछ सोच रही थी। अचानक यूनयून ने घोषणा की, ठीक है, फिर मैं तुमसे शादी करूंगी। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। लुतियान और यूलिंग दोनों दंग रह गए। यूनयून ने कहा कि लुतियान ने उसकी जान बचाई है और उसकी वजह से ही वह इस हाल में है, इसलिए वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। लुतियान ने उसे समझाने की कोशिश की, यूनयून, ये प्यार नहीं, सिर्फ हमदर्दी है। मैं तुम्हारा प्यार स्वीकार कर सकता हूं, पर हमदर्दी नहीं। लुतियान ने बताया कि उसने रिसर्च की है और उसे जो गोली खिलाई गई है वह शायद रूनिंग यांगपिल है। यूलिंग तुरंत अपने दादाजी से इसके बारे में पूछने के लिए निकल गई। डिंग, ली यूलिंग को यूनयून और होस्ट से जलन हुई। अनुकूलता बढ़ी, जोड़ 300 फॉर्चून पॉइंट्स। यूनयून ने लुतियान के साथ रहने का फैसला किया। लुतियान आंगन में गया और अपनी साधना ईगल स्टांस शुरू की। यूनयून उसे एक पेड़ के नीचे बैठकर देख रही थी। उसे लुतियान की मेहनत और उसका सुगठित शरीर देखकर गर्व महसूस हो रहा था। साधना के बाद लुतियान ने यूनयून को अपनी बनाई बॉडी टेम्परिंग फ्लूइड दिखाए। यूनयून ये जानकर हैरान रह गई कि लुतियान खुद ऐसी दुर्लभ औषधियां बना सकता है। लुतियान ने बातों बातों में अपनी स्थिति सुधारने का एक प्राचीन तरीका बताया। यूनयून, एक किताब में लिखा है कि खोई हुई यान ऊर्जा को वापस पाने के लिए एक कुंवारी लड़की की इन ऊर्जा की जरूरत होती है। शरीर से शरीर का संपर्क, बॉडी टू बॉडी कॉन्टैक्ट होने पर ही मैं उस ऊर्जा को सौंप पाऊंगा और ठीक हो सकूंगा। यूनयून का चेहरा शर्म से लाल हो गया। क्या हमें वो करना होगा? जरूरी नहीं है, बस साथ सोने स्लीपिंग टुगेदर से भी काम चल सकता है, लुतियान ने मासूमियत से कहा। पर मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से कष्ट उठाओ। सच तो यह है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। डिंग, रिंग ऑफ चार्म सक्रिय, आकर्षण और वाक्पटुता का प्रभाव। मु यूनयून का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आगे बढ़कर लुतियान को गले लगा लिया। लुतियान, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस हाल में हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। डिंग, मु यूनयून की अनुकूलता बड़ी वफादार। कसू फैंग की डेस्टिनी -40, होस्ट को जोड़ 40 डेस्टिनी और 1000 फॉर्चून पॉइंट्स। दोनों ने एक दूसरे को चूमा। लुतियान के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, उसकी योजना सफल रही थी। उसने यूनयून के लिए स्वादिष्ट नूडल्स बनाए और दोपहर के भोजन के बाद उसे एक कागज थमाया। क्या तुम सच में यह नुस्खा मुझे दे रहे हो? मु यूनयून की आवाज़ कांप रही थी। क्यों नहीं, शादी के तोहफे के तौर पर मुझे तुम्हें कुछ तो देना ही था, लुतियान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने ये नुस्खा अब तक किसी को नहीं दिया है, पर मुझे लगता है कि युआन मेडिसिनल हॉल इसका बेहतर इस्तेमाल कर पाएगा। मु यूनयून भावुक हो गई, पर कुछ बोली नहीं। डिंग, मु यूनयून की अनुकूलता बढ़ी। जोड़ 400 फॉर्चून पॉइंट्स। पार्टी के लिए तैयार होने से पहले लुतियान अपने कमरे में गया। उसे अपना लैपटॉप नहीं मिला। तभी सू किंग्याओ प्रकट हुई। वह गॉड स्पेस में बैठकर लैपटॉप पर गेम्स खेल रही थी। लिटिल लू, ये चीज़ तो अद्भुत है। मुझे लग रहा है पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। लुतियान ने मुस्कुराते हुए कसू फैंग के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। उसे पता चला कि कसू फैंग और मूशुई यूनयून के पिता के बीच किंग्यून माउंटेन संप्रदाय को लेकर चर्चा हुई थी। मूशुई की आवाज़ में डर साफ था। ऐसा लग रहा था कि यूनयून की मां की मौत का गहरा संबंध इसी संप्रदाय से था। लुतियान समझ गया कि यह एक बड़ा और गहरा प्लॉट है। शाम को लुतियान और मु यूनयून शॉपिंग पर गए। यूनयून पीली ड्रेस में अप्सरा जैसी लग रही थी। लुतियान उसे एक चेंजिंग रूम में ले गया और दरवाज़ा लॉक कर दिया। तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया? यूनयून घबरा गई। क्योंकि मैं तुम्हारी सुंदरता का आनंद लेने वाला इकलौता व्यक्ति बनना चाहता हूँ, लुतियान ने उसे दीवार से सटा दिया। यूनयून ने एक पारदर्शी काले रंग की ब्रा और पैंटी पहनी थी। लुतियान ने उसे गले लगाया और चूमना शुरू किया। अचानक यूनयून को महसूस हुआ कि लुतियान की पैंट में हलचल हो रही है। ये काम कर रहा है। यूनयून ने खुशी में उसे पकड़ लिया। उसे लुतियान के हथियार में मजबूती महसूस हुई। लुतियान ने मजाक में कहा, तुम जितनी देर चाहो इसे पकड़ सकती हो। मु यूनयून ने उसे बदमाश कहकर एक थप्पड़ जड़ा, पर वह अंदर से बहुत खुश थी कि उसका इलाज काम कर रहा है। शॉपिंग के बाद लुतियान वांग परिवार की हवेली पहुंचा। दादाजी वांग हुई ने वादे के मुताबिक उसे 50 योद्धाओं की एक टीम सौंपी। वांग यी रिपोर्टिंग, मालिक। एक शक्तिशाली योद्धा ने लुतियान के सामने सिर झुकाया। इस टीम में 25 निम्न चरण, 15 मध्य चरण, 7 उच्च चरण और 3 चरम चरण के मार्शल प्रशिक्षु थे। लुतियान ने अपनी निजी सेना पाकर संतोष महसूस किया। जाते जाते लुतियान ने वांग हुई से पूछा, दादाजी, क्या आप किंग्यून माउंटेन संप्रदाय के बारे में जानते हैं? वांग हुई की भौहें तन गईं। किंग्यून माउंटेन, अचानक उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? मुझे लगा तुम हेवन सीक्रेट टॉवर से हो, तो तुम्हें बाहरी दुनिया जियंगहू के बारे में सब पता होगा। लुतियान ने स्थिति संभालते हुए कहा, मैं सालों से टॉवर के भीतर साधना कर रहा था, इसलिए बाहरी दुनिया के मौजूदा समीकरणों से थोड़ा अनजान हूँ। वांग हुई ने सिर हिलाया और उस रहस्यमयी संप्रदाय की कहानी सुनानी शुरू की। लेखक का नोट, 100 अध्याय पूरे हुए और पाठकों को सिर्फ एक स्नू सीन मिला।
एक नाराज पाठक ने चिल्लाया और लेखक पर सड़ा हुआ टमाटर फेंका। लेखक ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई 100वां अध्याय है, थोड़ा रहम करो। अगले कुछ अध्यायों में कसू फैंग की शामत और लुतियान का जलवा सब दिखेगा। आपको इस उपन्यास की कहानी कैसी लग रही है? कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे और भी ऐसे ही शानदार उपन्यास लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।